है उसका स्क्रू जॉइंट होता है, फ्लैंज कनेक्शन होता है, वो सब चीज होता है, ठीक है। देयर आर यूज्ड इन चेंज द साइज एंड लाइन ऑफ द अदर इट्स डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी जनरली स्टैंडर्ड पाइप का फिटिंग कितने होते हैं, यहाँ पे टाइप है, एक एक के बारे में हम फिगर के साथ समझाएंगे, लेकिन थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। बट वेल्ड, सॉकेट वेल्ड, स्क्रू, बट वेल्ड, सॉकेट वेल्ड, स्क्रू फ्लैंज्ड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एल्बो, एल्बो के दो टाइप है, 45 डिग्री एल्बो, 90 डिग्री। टी है तो उसमें दो टाइप है, इक्वल टी और रिड्यूसर टी, ठीक है। उसके बाद कैप्स है, कैप्स जनरली क्या होता है, हम लोग ब्लाइंड करने के लिए या कैप लगा देंगे तो वहां से फ्लो फिर आगे नहीं जा पाएगा, वैसा कैप्स, ठीक है। रिड्यूसर, रिड्यूसर जो होता है उसमें दो टाइप के रिड्यूसर है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, एसेंट्रिक रिड्यूसर। स्टब एंड, तो उसमें लॉन्ग स्टब एंड, शॉर्ट स्टब एंड। कपलिंग, तो कपलिंग में क्या होता है, फुल कपलिंग, हाफ कपलिंग, रिड्यूसन कपलिंग, उसके आया में फिगर भी आएगा तो मैं समझाएगा। लेकिन स्वेज निपल, निपल में भी कॉन्सेंट्रिक स्वेज निपल, एसेंट्रिक स्वेज यूनियन यूज होता है। उसके बाद स्पेशल फिटिंग क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईलाइट किया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं जस्ट। लेट्रोलेट, वेल्डोलेट, एल्बोलेट, सोकोलेट, थ्रेडोलेट, स्वेपोलेट एंड निपोलेट। ओके, अभी कॉमन पाइप के फिटिंग है, 90 डिग्री एल्बो यहाँ पे दिखाया है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर दिखाया है, एसेंट्रिक रिड्यूसर दिखाया है और इक्वल टी दिखाया है। लोग आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री का एल्बो जो रहता है उसके बारे में, अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट। 90 डिग्री का जो एल्बो रहता है वो जनरली दो टाइप के रहता है, कि एक हमारा शॉर्ट रेडियस एल्बो और लॉन्ग रेडियस एल्बो, ठीक है। तो ये आएगा तो अभी मैं करेगा, लेकिन टी अभी स्टार्ट हो रहा है तो टी के बारे में, स्ट्रेट टी एंड इक्वल टी। कभी कभी आपने देखा होगा पाइप में ऊपर से हम लोग टी, बीच में टी डाल देते हैं तो क्या होगा, एक साइड से भी दूसरा पाइप जाएगा और उसके बीच में दूसरा ऊपर से हम दूसरा पाइप निकाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे टी जो है ना वो सेम साइज का, वो हो गया इक्वल टी, ठीक है। इक्वल टी में क्या होगा, जितना पाइप का डाया है उतना ही वो टी का डाया रहेगा। दूसरा उसका तीन उसका फेस रहता है, तो तीनों फेस जगह पे तीनों का सेम डाया रहेगा। जितना पाइप का डाया है या हेडर का डाया उसके साथ हम टी फिटअप करेंगे, फिर दूसरी साइड भी हम दूसरा हेडर या फिर पाइप फिटअप कर सकते हैं। उसके ऊपर में हमको तीसरे डायरेक्शन में भी हमको कोई भी फ्लूइड चाहिए तो उसके डायरेक्शन में भी हम फिटअप कर सकते हैं, वैसा। ओके, इट इज यूज्ड व्हेन द ब्रांच हेडर आर सेम, देखो साइज उसका सेम रहेगा तब यूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग टी, कभी कभी क्या होता है, पाइप का साइज समझो 24 इंच का एक पाइप है, ठीक है। उसमें से हमको एक छोटा सा एक ऊपर से एक निकालना है, पाइप डालना है 3 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। उसमें ये जो टी था इक्वल टी, उसमें तो ऐसा था कि सेम पाइप आप निकाल सकते हैं, लेकिन हमको अलग साइज बना देना है, अलग प्रेशर जनरेट करने के लिए अलग टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से डिजाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे इंस्ट्रूमेंट निकालना है कुछ चीज का, उसकी वजह से हमको रिड्यूसिंग टी यूज करना पड़ता है। भले ही साइज आपका 8 इंच का हो तो 8 इंच इंटू 2 इंच ऐसा भी हमारे पास टी अवेलेबल रहता है। तो हम 8 इंच का टी लगा देंगे तो क्या होगा, 8 इंच के साथ पाइप फिट हो जाएगा, दूसरी साइड भी 8 इंच का पाइप फिट हो जाएगा, लेकिन बीच में 2 इंच का ऊपर जो है, यहाँ पे ऊपर में दिखा रहा हूं, यहाँ पे 2 इंच हो जाएगा। तो यहां से हम 2 इंच का, 4 इंच का, 8 इंच का, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से टी लगाएंगे तो वैसा पाइप का कनेक्शन ऊपर चला जाएगा। इट इज यूज्ड व्हेन द ब्रांच साइज इज स्मॉलर देन हेडर साइज, देखो आपका साइज दोनों का डिफरेंट रहेगा तब आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप ये चीज याद रखिए, इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक क्या है, ये बहुत कॉस्टली है, क्योंकि इसमें 3 बट ज्वाइंट आ रहा है। देख रहे हैं आप, एक तीनों साइड में, एक वन साइड, सेकंड साइड एंड थर्ड साइड, तीनों साइड में आप बट वेल्ड आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस्टली पड़ जाएगा हमको। हम वेल्डिंग मारेंगे तो उसमें ट्रेस ज्यादा प्रोड्यूस होगा। वेल्डिंग भी तो प्रॉब्लमेटिक है, वेल्डिंग भी कॉस्टली है, आपका फिलर कॉस्टली है, आपका वेल्डर कॉस्टली है, सब चीज का कॉस्टली है। इसकी वजह से जनरली हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच कनेक्शन डाल देते हैं, एक हेडर है उसमें हम ड्रिलिंग कर देते हैं, ड्रिलिंग में फिर छोटा छोटा पाइप डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर वेल्डिंग मार देते हैं। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। वहां पे जनरली ऐसा भी कर सकते हैं कि आप टी 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 ऐसा बहुत सारे टी लगाओ, उसमें से फिर डायरेक्ट पाइप को वेल्ड करो, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्टली पड़ जाएगा आपको। इसकी वजह से हम एक बड़ा सा हेडर लेते हैं। हम लोग ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है तो क्या करते हैं, बीच में ड्रिल होल कर देते हैं, बहुत सारे ड्रिल होल 50 mm का, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऊपर ड्रिल होल कर देंगे, फिर उसके ऊपर पाइप फिटअप कर देंगे, फिटअप करके प्रॉपर तरीके से हम पाइप ब्रांच कनेक्शन फिटअप करके वेल्डिंग मार देंगे। तो ऐसा हम जनरली करते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, देखो यहां पे लिखा है इट इज एक्सपेंसिव रिक्वायर्ड द टी बट वेल्ड, ओके। अल्टरनेटिवली लो प्रेशर सर्विस में यह यूज होता है। ब्रांचिंग ऑफ डन
बाय डायरेक्ट वेल्डिंग ऑफ पाइप टू पाइप इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड टी। जनरली हम लोग ये स्टैंडर्ड टी यूज करने की जगह हम लोग ब्रांच कनेक्शन का यूज करते हैं। एल्बो, एल्बो के दो टाइप है, आपका शॉर्ट रेडियस एल्बो, लॉन्ग रेडियस एल्बो। 90 डिग्री देयर आर यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाइप। यहां पे क्लियर लिखा, देख रहे, देयर आर यूज्ड चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाइप। आप डायरेक्शन, आपका वेसल समझो बीच में है, आपका पाइप बहुत दूर है, फिर आप क्या पाइप को दूर को सीधा सीधा रनिंग करवाएंगे, पाइप को सीधा रनिंग करवाएंगे तो वेसल के साथ कनेक्शन ही नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली 2 से 3 या बहुत सारे जितना रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एल्बो लगा देते हैं, ताकि वो पाइप का जो अंदर का फ्लूइड का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, वो वेसल तक पहुंच सके। इसकी वजह से देखिए अभी यहाँ पे लॉन्ग रेडियस एंड शॉर्ट रेडियस एल्बो, ऐसा करके दो टाइप के एल्बो रहता है। 90 डिग्री एल्बो जो रहता है वो एलआर, लॉन्ग रेडियस शॉर्ट रेडियस। 45 डिग्री का एल्बो जनरली एलआर में रहता है। आप लोग सोचेंगे भी यह साला 90 डिग्री और 45 डिग्री है, तो हम लोग जनरली कभी कभी 75 डिग्री का भी यूज करते हैं, हम लोग कभी 65 डिग्री का भी यूज करते हैं, कभी 60 डिग्री का यूज करते हैं, कभी 55 डिग्री का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, आप 90 डिग्री का एल्बो लो, उसको मार्किंग करो, मार्किंग लेआउट बनाओ, उसमें से काट दो, ठीक है। 45 डिग्री आपको 60 डिग्री का चाहिए, तो आप ऐसा करो ना, आप 90 डिग्री का एल्बो लो और उसको लेआउट में ड्रॉ करो 60 डिग्री के हिसाब से, और वो 90 डिग्री को काट दो, 60 डिग्री हो जाएगा आपका एल्बो। लेकिन जनरली मार्केट में अवेलेबल 90 डिग्री और 45 डिग्री दो ही एल्बो रहता है, ठीक है। तो वो एल्बो में से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काट कूट करके हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एल्बो बनाते हैं। ऐसा जनरली फेब्रिकेशन में होता है। जुगाड़ू, जुगाड़ू उसको बोलते हैं, जुगाड़ू सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The LR elbow, long radius elbow 1.5 time of nominal size. Long radius is equal to आपका लॉन्ग रेडियस इज इक्वल टू 1.5 टाइम इंटू नॉमिनल साइज। नॉमिनल साइज जो है उसको 1.5 टाइम करेंगे। देखो अभी लोगों के माइंड में आएगा कि लॉन्ग रेडियस एल्बो कभी यूज होता है, शॉर्ट रेडियस कभी यूज होता है। लॉन्ग रेडियस मतलब उसका रेडियस लंबा रहेगा। रेडियस लंबा रहेगा मतलब जहां पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, जहां पे फ्लूइड का स्पीड ज्यादा रहेगा, जहां पे फ्लूइड का स्पीड ज्यादा होने की जगह से, देखो आपका एक पाइपलाइन है, समझो पाइप, यहाँ पे एक नीचे पाइपलाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट मैं एरो दिखा रहा हूं, वहां यहां से फ्लूइड बहुत स्पीड से आया, तो यहाँ पे टकराएगा, ये जो है उस वहां पे हैमरिंग इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे वो एल्बो को फाड़ देगा। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे लॉन्ग रेडियस यूज करते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। धीरे धीरे अगर फ्लूइड का डायरेक्शन चेंज होगा तो वो हैमरिंग इफेक्ट नहीं करेगा। उसकी वजह से कभी कभी हम लॉन्ग रेडियस यूज करते हैं। शॉर्ट रेडियस भी यूज करते हैं, लेकिन प्रेशर थोड़ा कम है तब हम शॉर्ट रेडियस यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्ग रेडियस जो एल्बो है वो थोड़ा कॉस्टली है, शॉर्ट रेडियस एल्बो है वो थोड़ा इजीली हमको मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके अभी लॉन्ग रेडियस एल्बो 1.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल साइज था। अभी शॉर्ट रेडियस एल्बो उसका नॉमिनल साइज ही है, ठीक है। ऐसा अभी नॉर्मली एल्बो आर बट वेल्डेड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे किया, नॉर्मली एल्बो जो होता है ना वो बट वेल्ड में होता है, लेकिन कभी कभी सॉकेट वेल्ड भी आपने देखा होगा कि छोटा छोटा पाइपलाइन है, 2 इंच 1 इंच या हाफ इंच ऐसा पाइपलाइन है, उसमें एल्बो होता है, उसमें सॉकेट होता है। उसमें हमको क्या करता है, वो एल्बो के अंदर पाइप घुसा देंगे, फिर ऊपर से हम फिलेट मार देंगे, तो वो हो गया सॉकेट वेल्ड, ठीक है। तो सॉकेट वेल्ड का भी एल्बो होता है। किसी के माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि 90 डिग्री का एल्बो है उसमें तो बट वेल्ड ही आता है, ऐसा जरूरी नहीं है। 90 डिग्री का एल्बो में सॉकेट वेल्ड भी आता है। स्मॉल आपका साइज है तो उसमें हम लोग जनरली सॉकेट वेल्ड यूज करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। सॉकेट वेल्ड एंड सम टाइम बोल्टेड कनेक्शन। देखो यहां पे क्लियर बात है कि बट वेल्ड भी हो सकता है, सॉकेट वेल्ड भी हो सकता है और बोल्टेड कनेक्शन हो सकता है। बोल्टेड कनेक्शन आपने कहा देखा, गैल्वेनाइजिंग जो सिस्टम है हमारा बाइक है, आपने देखा होगा कि हमारा बाइक का इंजन है, वहां पे एक 90 डिग्री का एल्बो या 45 डिग्री का एल्बो बोल्टिंग किया रहता है, ठीक है। देख रहे हैं आप, अगर आपका 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर का आपका डिक्की खोलेंगे उसका आगे वाला, तो उसमें बहुत सारा वायरिंग का सिस्टम रहता है। उसमें कभी ना कभी आप देखे होंगे तो एक गैल्वेनाइजिंग का छोटा सा एल्बो आता है, तो उसमें बोल्टिंग रहता है। उसमें क्या करते हैं, एक एल्बो है नीचे का या एक नीचे का एल्बो है, उसके बीच में हम रबर का गास्केट डालेंगे, फिर ऊपर दूसरा एल्बो लगा देंगे, फिर वो रबर का गास्केट को दबा के फिर हम नट बोल्टिंग कर देंगे। तो ऐसा भी होता है। देखो मार्केट में सब चीज अवेलेबल है, क्या चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपके पास बट वेल्ड वाला भी एल्बो है, सॉकेट वेल्ड वाला भी है, बोल्टेड वाला भी है। बोल्टेड वाला जहां पे लीकेज का कोई प्रॉब्लम ज्यादातर नहीं है वहां पे यूज होता है। सॉकेट वेल्ड वाला जहां पे लो थिकनेस है, जहां पे प्रेशर वहां पे कम होता है, वहां पे यूज होता है। बट
वेल्ड है, जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है वहां पे यूज होता है, ठीक है। आगे, reducing elbow are available in 90 degree only and radius 1.5 times of larger end। ओके, reducing elbow भी होता है। ओके, कभी कभी आपने देखा होगा मेट्री बैंड, आपने बहुत सारा ऐसा एक पाइप को अलग 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 जगह से काट काट के फिर उसको अलग अलग फिटअप करके फिर वेल्डिंग मारते हैं, तब वैसा एल्बो बनता है, उसको बोलते हैं माइट्री बैंड। जो लोग वैसा पावर प्लांट में काम किया है वो लोग, आपने देखा होगा कि कमिश्निंग जब होता है तब ऐसा एल्बो जनरली लोग यूज करते हैं। कमिश्निंग के टाइम पे एंड जहां पे रहता है हमारा, जहां पे पानी का फ्लो बाहर निकलता है, वहां पे ये एल्बो यूज जनरली होता है। तो ये एल्बो 50 पीएसआई से कम प्रेशर है वहां पे और लो प्रेशर में जहां पे रहेगा वहां पे ऐसा हम जनरली मैन्युफैक्चरिंग करके रख सकते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। लोग ऐसा सोचेंगे कि मुझे मैट्रिक बैंड वाला एल्बो दे दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में मिलता नहीं है। आपको बनाना पड़ेगा, आपके फैब्रिकेशन यार्ड में बनाना पड़ेगा ऐसा लंबा सा, और उसके लिए आपको छोटा छोटा पाइप काट काट के उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसका लेआउट के हिसाब, पहले आपको लेआउट ड्रॉ करना है, ठीक है। लेआउट के हिसाब से बहुत सारे पाइप का कटिंग कर देना है, फिर वो सभी पाइप को धीरे धीरे एक एक लेआउट के हिसाब से ज्वाइंट करना है, वेल्डिंग मारना है, ज्वाइंट करना है, वेल्डिंग मारना है, ऐसा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। वैसा एल्बो, ठीक है। यहां पे क्लियर लिखा है, देयर आर फैब्रिकेटेड बैंड्स फॉर लार्जर डायमीटर पाइपिंग, लो प्रेशर 50 psi और लेस प्रेशर एप्लीकेशन। 50 psi से कम psi से कम पाउंड पर स्क्वायर इंच उसका, सॉरी यस यस, psi के कम है प्रेशर, तो उसमें आप ये एल्बो यूज कर सकते हैं। इट मेड आउट ऑफ 2, 3, 4 सेगमेंट ऑफ पाइप पीस। आप 2 से ले सकते हैं, 3, 4, 5, जितना भी आपको सेगमेंट चाहिए उतना सेगमेंट आप पाइप का यूज करके आप वो एल्बो को फैब्रिकेशन कर सकते हैं। इट इज नॉर्मली यूज्ड इन नॉन क्रिटिकल सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पे क्रिटिकल सर्विस नहीं है वहां पे ही ये यूज करना है। फिर आप उसको सीवियर साइक्लिक सर्विस में कर देंगे तो घंटा भी वो फट ही जाएगा, उसमें कोई बोलने का जरूरत ही नहीं है। तो आपको ये सब चीज कॉमन बात पता होना चाहिए कि ये मैट्री बैंड जो एल्बो है उसको हम लोग क्रिटिकल सर्विस है वहां पे यूज नहीं करना है। क्रिटिकल सर्विस कौन सा नहीं है? वाटर है, ड्रेनेज है, विंड पाइपिंग है, वो सब चीज जगह पे हम ऐसा यूज कर सकते हैं। ओके, कपलिंग। कपलिंग के कितने टाइप है? फुल कपलिंग एंड हाफ कपलिंग, 2 टाइप की कपलिंग होता है। जनरली पाइप का कपलिंग कहां पे यूज होता है? गैल्वेनाइजिंग जहां पे रहता है, पाइपिंग का बहुत बड़ा सिस्टम है लेकिन गैल्वेनाइज पाइप सिस्टम रहता है, उसमें जनरली ज्यादातर हम कपलिंग का यूज करते हैं। ओके, इट इज यूज, फुल कपलिंग क्या होता है? इट इज यूज टू कनेक्ट द स्मॉल बोर पाइप on projection of the weld inside the pipe bore reduce the flow area। जहां पे हमको फ्लो एरिया रिड्यूस करना है, जहां पे फ्लो एरिया हमको बंद करना है, जहां पे वहां पे फ्लूइड को एकदम क्लोज ही कर देना है, वहां पे हम कपलिंग मार देंगे फुल कपलिंग, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। हाफ कपलिंग मतलब आप थोड़ा सा आधा आधा तक मारेंगे, आप कपलिंग तो मारेंगे लेकिन आधा तक, मतलब प्रेशर जो है और अदरवाइज इसका अंदर का फ्लूइड है वो आधा हो जाएगा, वैसा कपलिंग, ठीक है। तो इसकी वजह से भी इसका यूज होता है। यूनियन भी बहुत सारी जगह पे यूज होता है। यूनियन, इट इज यूज्ड वेयर द डिसमेंटलिंग ऑफ द पाइपिंग रिक्वायरमेंट मोर ऑफन, वहां पे यूज होता है। इट कैन ऑल्सो थ्रेडेड एंड सॉकेट वेल्ड एंड होता है, वहां पे यूज होता है। रिड्यूसर, 2 टाइप के रिड्यूसर है, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और एसेंट्रिक रिड्यूसर। तो यहाँ पे अभी एसेंट्रिक रिड्यूसर का पहले देख लेते हैं, फिर कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का देखते हैं। एसेंट्रिक रिड्यूसर में आप देख सकते हैं कि पहले पाइप का साइज बड़ा रहता है, आगे वाला, ये आगे वाला फेस है वो बड़ा रहता है लेकिन पीछे वाला जो फेस है वो छोटा रहता है। कभी कभी ऐसा भी रिक्वायरमेंट आता है कि एक फ्लूइड अंदर से जा रहा है, ठीक है, अंदर से फ्लूइड जा रहा है, उसका हमको प्रेशर कम करना है, या वो जो पाइप है उसका साइज हमको कम करना है। 12 इंच का साइज है या फिर 8 इंच का साइज है, वो अंदर से 8 इंच का साइज को हमको 3 इंच में कन्वर्ट करना है या 4 इंच में कन्वर्ट करना है। तो क्या कुछ पाइप का तो ऐसा कट कट करके फिर हम लॉन्ग सिम वेल्डिंग मार के इसको छोटा करेंगे, कौन टाइप का, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। वैसा करेंगे तो उसमें तो प्रेशर ज्यादा है तो फट जाएगा। इसी की वजह से ये रिड्यूसर जो है वो फिटिंग जो है उसका यूज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट्स मेक रिडक्शन इन लाइन साइज, ठीक है, इट्स मेक रिडक्शन इन लाइन साइज। एसेंट्रिक रिड्यूसर यहां पे दिखाया ऐसा, वो एसेंट्रिक रिड्यूसर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, ए एसेंट्रिक सॉरी कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर है और ए एसेंट्रिक रिड्यूसर है। ये एसेंट्रिक, इसका देखो, इसका है ना, ये जो लाइन है ना वो यहां से निकलता है लेकिन इसका थोड़ा नीचे है, तो दोनों का अक्सिस जो है वो पैरेलल रहता है, एक लाइन में नहीं रहता है। थोड़ा पैरेलल हो सकता है लेकिन लाइन में नहीं है। देखिए अब इसके लिए यहां पे ये सब चीज लिखा है। ओके, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, इट इज यूज्ड टू पंप सेक्शन अवॉइड द
cavitation with the top surface being flat. ओके, ये पाइप सेक्शन में ज्यादा यूज होता है टू अवॉइड द केविटेशन। केविटेशन जहां पे एयर का फ्लो ज्यादा रहेगा, पानी के साथ मिक्स एयर रहेगा, तो पानी को निकालने के लिए वो सब चीज का रिक्वायरमेंट जहां पे रहेगा उसमें एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज होगा। मेनली एलिवेटेड बॉटम पाइप इन द रैक। देखो जनरली बॉटम में रहता है, आप ऊपर में लगा देंगे फिर वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा तो वो फाड़ देगा। इसके लिए जनरली यहाँ पे मेनली लिखा है, देखिए मेनली एलिवेटेड बॉटम ऑफ द पाइप। पाइप का जहां पे एंड रहता है, पाइप का नीचे का रैक जहां पे हमको फ्लो करवाना रहता है, रैक का एक जगह से दूसरी जगह नीचे का फ्लो में जाएगा, वहां पे हम जनरली इसको यूज करते हैं। ऑफसेट डायमेंशन 1.5 इंच का रहता है और 2 इंच डायमीटर रहता है। एक आगे का डायमीटर बड़ा रहता है, पीछे का डायमीटर छोटा रहता है। Concentric reducer are costlier than eccentric reducer are costlier than concentric reducer। ये रिड्यूसर थोड़ा कॉस्टली है क्योंकि बनाने में उसमें फट जाती है मैन्युफैक्चर की, ठीक है, इसके लिए इसको थोड़ा कॉस्टली बनाया गया है और वो भी पैसा लेगा यार, उसको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत पड़ना पड़ता है, इसके लिए उसका पैसा ज्यादा लेगा। और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसको जस्ट डाई में लगा दो और डाई को उसके हिसाब से स्वेजिंग कर दो तो हो जाएगा। तो ऐसा भी रिड्यूसर होता है और वो डाई को प्रेस कर दो, तो इसकी वजह से कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर बनाना एकदम ईजी है, रिड्यूसर बनाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। इट इज यूज्ड पंप डिस्चार्ज वर्टिकल पाइपलाइन। इटीसी वर्टिकल पाइपलाइन जहां पे रहता है वहां पे एकदम बॉटम में ही लगाना है, लेकिन पाइप का डिस्चार्ज हमको कम करना है, पाइप का डिस्चार्ज हमको प्रेशराइज करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दो ही टाइप के कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक रिड्यूसर है, उसमें बस उसने समझा दिया इतना क्लियर, ऐसा नहीं। इसमें बहुत सारा इफेक्ट है, प्रेशर कहाँ पे कैसे हमको डाइवर्ट करना है, प्रेशर कैसे हमको कम करना है। देखो यहाँ पे है ना प्रेशर कम रहेगा, लेकिन जैसे ही डायमीटर छोटा होता जाएगा वहां पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा यहां से जैसे ही बाहर निकलेगा प्रेशर एकदम हाई प्रेशर से निकलेगा, तो आपको प्रेशर बढ़ाने के चक्कर में भी इसको यूज कर सकते हैं। स्वेज निपल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। स्वेज पाइप, इट इज ऑल्सो लाइक reducer, it connect but welded pipe to smaller स्क्रूड और वेल्डेड पाइप। आप स्क्रू भी कर सकते हैं और वेल्डेड भी कर सकते हैं, कभी कभी थ्रेडेड वाला रहता है, आप पाइप के ऊपर ऐसा थ्रेड का घुमा के वो जैसे नट बोल्ट आता है ना वैसा ही वो रहता है, वैसा भी आप कर सकते हैं, उसको स्वेज निपल बोलते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक एंड एसेंट्रिक स्वेज निपल आर ऑल्सो अवेलेबल, उसका भी अवेलेबल है। अभी फ्लैंज की बात करते हैं। देखो कितने टाइप के फ्लैंज है, बहुत सारे लोग मार्केट में घूमते रहते हैं कि भाई यार कहां लिखा है, बहुत सारे लोग सर्च मारते हैं इंटरनेट में टाइप्स ऑफ फ्लैंज ऐसा करके, लेकिन जनरली यहाँ पे है ना पहला जो टाइप है वो ब्लाइंड फ्लैंज, जो हम हाइड्रो में यूज करते हैं। लोगों ने देखा होगा कि जनरली हाइड्रो में हम मैन होल को क्लोज करने के लिए, सभी पाइप का क्लोजिंग करने के लिए हम ब्लाइंड यूज करते हैं, उसको ब्लाइंड भी बोलते हैं, कुछ लोग ब्लाइंड फ्लैंज पूरा नाम बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो जनरली क्या होता है गल्फ में ऐसा ब्लाइंड फ्लैंज बोलते हैं, लेकिन इंडिया में मोस्ट ऑफ लोग उसका नाम बोलते हैं ब्लाइंड। भाई ब्लाइंड लगाना पड़ेगा, ब्लाइंड ऐसा कैसे लगाना पड़ेगा, कौन सा साइज का ब्लाइंड हमको चाहिए, वो सब चीज उसके ऊपर, ठीक है। तो वहां पे वो ब्लाइंड का यूज होता है। स्लिप ऑन फ्लैंज में दो साइड वेल्डिंग आता है, एक यहाँ पे इनसाइड में भी आता है और आउटसाइड में भी वेल्डिंग आता है। जहां पे प्रेशर थोड़ा एवरेज है, ज्यादा नहीं है प्रेशर, वहां पे ये स्लिप ऑन फ्लैंज का यूज होता है। और सॉकेट वेल्ड फ्लैंज आपको पता है, इसमें अंदर घुसा दो और ऊपर में एक सॉकेट से वेल्ड मार दो, एक ही साइड यहाँ पे वेल्डिंग आता है, ऊपर की साइड यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे वेल्डिंग आएगा तो क्या होगा, वहां पे आपको गैपिंग सिस्टम करना पड़ेगा, वो आगे आएगा एक फ्लैंज के बारे में तब मैं समझाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि सॉकेट वेल फ्लैंज भी होता है और लेप जॉइंट फ्लैंज भी होता है। लेप जॉइंट फ्लैंज में फ्लैंज ऑलरेडी रेडी है, लेकिन ऊपर में छोटा सा हमको बट वेल्ड मारना रहता है या लेप करना रहता है, तो वहां पे उसको बोलते हैं लेप जॉइंट फ्लैंज। थ्रेडेड फ्लैंज, कभी कभी थिकनेस बहुत प्रेशर बहुत कम रहता है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है, उसी जगह पे हम थ्रेडेड फ्लैंज भी यूज कर सकते हैं, ताकि वेल्डिंग मारने का कोई झंझट ही नहीं, सीधा उसको फ्लैंज लो और उसके पाइप जो है उसके साथ स्क्रू कर दो, जैसे हम नट बोल्ट का स्क्रू करते हैं वैसे इसको भी स्क्रू कर दो, तो ऐसा होता है, तो वैसे फ्लैंज को थ्रेडेड फ्लैंज बोलते हैं।
वेल्ड निक रेज फ्लैंज, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है उसमें, यही यूज होता है। लॉन्ग वेल्ड निक राइज फ्लैंज भी होता है, लेकिन वो लॉन्ग वेल्ड निक राइज फ्लैंज है वो जनरली कहां पे यूज होता है, प्रेशर वेसल का सबसे टॉप जो 0 डिग्री रहता है सबसे ऊपर में, वहां पे वेल्ड निक राइज फ्लैंज हम जनरली यूज करते हैं। लेकिन वेल्ड निक राइज फ्लैंज है वो मोस्टली यूज होता है। इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम वेल्डिंग मारते हैं तो यहाँ पे फ्लूइड आता है, तो यहाँ पे थोड़ा उसको बम्प करना पड़ता है। जैसे हमारा बाइक चलाते हैं वैसे रोड के अंदर बम्प आता है ना, वैसा वेल्डिंग का भी यहाँ पे रेनफोर्समेंट रूट पेनिट्रेशन की वजह से यहाँ पे बम्प आएगा, तो वो बम्प का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो आगे आएगा, एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फ्लैंज, अभी स्लिप ऑन फ्लैंज। ओके, फ्लैंज कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन अटैच्ड टू द पाइपिंग। देखो बहुत सारे पाइपिंग के हिसाब से, बहुत सारे पाइपिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्लैंज का क्लासिफिकेशन किया गया है। स्लिप ऑन फ्लैंज, these flanges are attached by the fillet welding inside as a wall as outside। देखो स्लिप ऑन फ्लैंज किसको बोलते हैं, यहां पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट, यहां से बड़ा करता हूं ताकि आपको, अभी तो कोई बोला भी नहीं यार। ओके, स्लिप ऑन फ्लैंज जो होता है उसमें दो जगह पे वेल्डिंग होता है, यहाँ पे एक, यहाँ पे वेल्डिंग होता है, ठीक है, और एक आउटसाइड में वेल्डिंग होता है। स्लिप ऑन फ्लैंज एकदम इजीली है। आपका ये जो ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड जैसा रहता है, नीचे का जो फ्लैंज का हब है वो, ये जो फ्लैंज में दिखा रहा हूं वो, और उसके ऊपर पाइप को अंदर घुसा देना है, और पाइप को अंदर से भी वेल्डिंग मार देना, बाहर से भी वेल्डिंग मारना है, उसको स्लिप ऑन फ्लैंज बोलते हैं। एकदम इजीली है और अच्छा भी है, क्विक उसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है वैसा है, लेकिन आगे आएगा तो एक एक लाइन के साथ बात करते हैं। These flanges are attached by the fillet welding inside and outside, used where the quick assembly required, saving the cost and where the extreme load condition are not present। बहुत ज्यादा लोड नहीं लग रहा है वहां पे इसको यूज करते हैं, और उसका कॉस्ट भी कम है, और क्विक असेंबली है, जल्दी से वेल्डिंग हो जाएगा। और एक ही एक क्या, जनरली 3 mm का फिलेट रहता है, जनरली 6 mm का फिलेट रहता है, तो वेल्डिंग भी एकदम इजी तरीके से जल्दी से मार के आप निकल सकते हैं आगे। इसी की वजह से स्लिप ऑन फ्लैंज उसको जनरली यूज होता है। ओके, किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। राहुल जी सर प्लीज। सॉकेट वेल्ड, सॉकेट वेल्ड क्या होता है, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा है कि भाई सॉकेट वेल्ड है वो जनरली एक एल्बो रहता है या फिर हमारा फ्लैंज रहता है, उसके अंदर पाइप को घुसा दो, फिर ऊपर में एक जस्ट फिलेट मार दो, ठीक है। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं ना, मेरा कर्सर जहां पे मार्कर है, वहां पे क्या होता है, आपको फिलेट मार देना है। लेकिन सॉकेट वेल्ड मारने में आपको बहुत केयर करना है। आपको मिनिमम यहाँ पे जो गैप है, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे टच ना हो जाए, उसकी वजह से आपको जनरली क्या करना है, आपको गैप रखना है। गैप कितना रखना चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड 1.5 mm से 3 mm का यहाँ पे गैप रखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे वेल्डिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पे क्रैक होने का चांस रहता है। उसी की वजह से सॉकेट जितना भी हम वेल्डिंग करते हैं उसमें आपको गैप कंपलसरी बन जाता है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। ये सब चीज मैं अभी क्यों आपको बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ASME B31.3 का चैप्टर नंबर 6 जो है वो मैं करवाया था, फेब्रिकेशन, इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऐसा करके चैप्टर था। उसमें लास्ट हाइड्रो का कंडीशन था, वहां पे भी मैं समझाया था। और दूसरा मैं चैप्टर नंबर 4 जो है डिजाइन जो है, पाइपिंग का डिजाइन कैसे करते हैं, कैसे ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, उसको यूट्यूब पे नहीं डाला, लेकिन जो लोग प्रेजेंट थे उसमें मैं उस टाइम पे सब चीज समझाया था कि क्या इसमें सॉकेट में हम लोग सीवियर साइक्लिक कंडीशन में सॉकेट वेल्ड क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सीवियर साइक्लिक कंडीशन में सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन होता है, सबसे ज्यादा वहां पे से अंदर का फ्लूइड जो है वो बाहर निकलने का ट्राई करता है, और वो हार्मफुल है। एक बार ब्लास्ट होके या फिर एक जगह से क्रैक होके बाहर निकल गया, ह्यूमन बॉडी पे पड़ा, तो आपको
इफेक्ट होता है यार, आप मर भी सकते हैं, आप डाई भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इफेक्ट भी हो सकता है। उसी की वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को सॉकेट वेल्ड जो है वो सीवियर साइक्लिक कंडीशन है, उसमें आपको यूज नहीं करना है, आपको ये स्ट्रिक्ट है। कोड में भी मैं क्लियर लाइन बाय लाइन समझाया था, देखो यहाँ पे लाइन लिखा है कि आपको ये चीज यूज नहीं करना है, इसके लिए डिजाइनर भी जनरली याद रखता है। उस टाइम पे मैं एक एग्जाम्पल दिया था, एक पाकिस्तानी पीआईडी था मेरे साथ, और पीआईडी नहीं, हमारा क्लाइंट था। तो मैं ये ऐसा वेल्डिंग बहुत सारे जॉइंट को पहले करवा चुका था। ऑलरेडी क्या होता है, हम लोग पहले प्रेशर वेसल बहुत सारे होते हैं, पूरे प्लांट बहुत होते हैं एक ही सेम जैसे। तो मैं 5 नंबर के प्लांट में था, तो 1 नंबर में बन गया, 2 नंबर में बन गया, 3 नंबर में बन गया, 4 नंबर में बन गया, मैं लास्ट में था। तो मैं तो क्या करेगा कि ड्राइंग भी देखा और वहां पे जाके भी देख लेता हूँ कि 1 नंबर में कैसा बनाया, 2 नंबर में। हमको तो कॉपी पेस्ट ही मारना है, इसके लिए मैं वहां पे गया, लोग ऐसा बना रहे, यहाँ पे मैं जाके फिर 5 नंबर में आया, ठीक है, वहां पे 1 to 4 लोगों ने ऐसा ही वेल्डिंग मारा, आप भी मार दो। लेकिन वो पाकिस्तानी पीआईडी आया, चेक किया, चेक करने के बाद उसको पता चला ये तो सीवियर साइक्लिक कंडीशन में आप सॉकेट मार रहे हैं। पूरा 1 से 4 जो प्लांट में जितना भी सॉकेट, बहुत 1000 ऑफ जॉइंट बनाए थे, सभी लोगों को हमको काटना पड़ा, जो भी बनाया था वो काट के फिर हमको नया बनाना पड़ा। वहां पे सॉकेट वेल्ड को हम निकाल के दूसरा हमको फ्लैंज यूज करना पड़ा। सॉकेट वेल्ड वहां के सीवियर साइक्लिक का जितना जितना लाइन था वो सब चीज का सॉकेट हमको निकालना पड़ा, हमको वेस्ट गया। तो कहने का मतलब ये है, कोड में भी क्लियर वर्ड लिखा है, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है। आप एक चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे कि मुझे जल्दी प्रोडक्शन चाहिए, आपके मैनेजर आपके ऊपर फोर्स मारेगा, ठीक है मैं निकालता हूं के चक्कर में आप इसको यूज करके जल्दी से निकाल देंगे। ये बनाने में एकदम इजी है। आपको 1 घंटे में अगर आपके पास 2 वेल्डर है तो बहुत सारे सॉकेट वेल्ड आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे सॉकेट वेल्ड बना सकते हैं, ठीक है। सॉकेट वेल्ड ज्वाइंट के ऐसा फ्लेंज बना सकते हैं। इसके लिए आप क्या सोचेंगे कि मेरा तो प्रोडक्शन निकलने आया है ना, हीरोगिरी के चक्कर में क्या होगा, लोग ऐसा जल्दी बना देते हैं। लेकिन आपको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ये प्रॉब्लम, ये आप नहीं बना सकते हैं। सॉकेट वेल्ड जो है वो सॉकेट जॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है सीवियर साइक्लिक में। सीवियर साइक्लिक में आपको यूज नहीं करना है। डिजाइन का चैप्टर करवाया था उस टाइम पे, मैं ये सब चीज डिस्कस किया था विथ ट्रेस का कैलकुलेशन के साथ। देखो उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, उसका यूट्यूब में नहीं डाला है, लेकिन बाकी जो एएसएमई के लेक्चर है वो सब चीज डाले है, ठीक है। जितना रिकॉर्डिंग हुआ है वो डाला है, कुछ रिकॉर्डिंग एएसएमई ने डिलीट मार दी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। जो डिलीट मार दिए है वो मेरे पास पड़े हैं, वो मैं बाद में भी वापस अपलोड करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्लैंज, स्क्रूड फ्लैंज। कभी कभी क्या होता है कि आपका प्रेशर बहुत लो रहता है, यहां पे देखिए क्लियर लिखा, वेयर द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर जनरली यूज्ड गैल्वेनाइज्ड लाइन। गैल्वेनाइज्ड लाइन में जनरली स्क्रू फ्लैंज होता है। इसमें वेल्डिंग मारने का आपको कोई घंटा भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है, सीधा वो फ्लैंज है, उसके ऊपर थ्रेडेड है और पाइप में भी थ्रेड है, सीधा उसको घुमा के थ्रेड के हिसाब से फिटअप कर दो, हो गया आपका काम तमाम, स्क्रू वेल्ड हो गया। तो स्क्रू फ्लैंज भी होता है। ब्लाइंड फ्लैंज जनरली हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रो में यूज करते हैं। दिस फ्लैंज आर यूज्ड टू क्लोज द एंड विच नीड टू बी रीओपन्ड लेटर। हम रीओपन भी करना है, रीओपन नहीं भी करना है। तो ऑल्सो यूज इन ब्लैंकिंग ऑफ द डेड एंड ड्यूरिंग द हाइड्रो टेस्ट, तो वो भी हम यूज करते हैं। हम लोग जनरली क्या, मैनुअल का जरूरत पड़ता है, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, कभी खोलना पड़ता है, जब शटडाउन आता है तब खोलना का जरूरत रहता है, जब शटडाउन नहीं है तब तक ऑल टाइम हमको क्लोज रखना है। वैसी कंडीशन में ओपन भी करना है, बाद में हमको क्लोज भी करना है, वैसी कंडीशन है, वहां पे हम ब्लाइंड फ्लैंज का यूज कर सकते हैं। तो एकदम ईजी है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम फ्लैंज का टाइप है, ब्लाइंड फ्लैंज, स्लिप ऑन फ्लैंज, सॉकेट वेल्ड फ्लैंज, लेफ्ट जॉइंट फ्लैंज, थ्रेडेड फ्लैंज एंड वेल्डिंग फ्लैंज, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट जॉइंट फ्लैंज, लेफ्ट जॉइंट फ्लैंज कहां पे यूज होता है, these flanges are used with a stub end when the pipe in exhaustic material. Stub end will be butt welded to pipe and flange are kept loose over the same. ये लूज में रहता है जनरली, फिर हम लोग क्या करते हैं, जब ऊपर से वेल्डिंग मार देते हैं, थोड़ा लेप लगा देते हैं तो हो जाएगा। ये भी कम प्रेशर है वहां पे यूज होता है जनरली। ये मैंने अभी तक यूज नहीं किया है लेफ्ट जॉइंट का फ्लैंज, ठीक है। मैंने स्क्रू जॉइंट यूज किया, स्क्रू फ्लैंज यूज किया है, ब्लेंड यूज किया है, और वेल्डिंग रेस फ्लैंज सबसे ज्यादा इसका यूज किया है, और हमारा थ्रेडेड है वो भी यूज किया है। लेकिन ये लेफ्ट जॉइंट आज तक मैंने कभी देखा भी नहीं है और मैंने यूज भी नहीं किया। जो प्रैक्टिकल है मैं वही बोल रहा हूं, मैंने अभी तक नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग निक,
वेलनिक राइस प्लान। वेलनिक राइस प्लान में क्या होता है, जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, अभी तक तो हमने बात किया सबका प्रेशर कम था, उसमें सीवियर साइक्लिंग नहीं है तो हम सॉकेट वेल्ड यूज कर देते थे, लेकिन जहां पे प्रेशर जाता है वहां पे क्या करना है, तो उसके लिए भी हमारा स्टैंडर्ड है वेल्निक राइस प्लान का। वेल्निक राइस प्लान में देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फोर्जिंग में बनाया होगा, फोर्जिंग में ऑटोमेटिकली मशीन होके आएगा, उसको हम लोगों को जहां पे लगाना है वहां पे लगा दो, सीधा उसके साथ बट वेल्ड करके पाइप को आगे निकाल दो, हो गया हमारा काम। तो वेल्निक राइस प्लान है is generally butt welded in pipe and where excessive direction of bending trace, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा बेंडिंग ट्रेस लगता है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, जहां पे ट्रेस टेम्परेचर ज्यादा रहता है और हैवी इक्विपमेंट रहता है, वहां पे हम जनरली ये इसको यूज करते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। बट वेल्ड फिटिंग। बट वेल्ड फिटिंग में हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे, तो एडवांटेज क्या है, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन में भी उसका एडवांटेज है, लीक प्रूफ जॉइंट है, ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री रहता है, तो हम उसका जनरली बट वेल्ड फिटिंग का यूज करते हैं, इसमें लीकेज होने का चांस बहुत कम है। इसके लिए हम समझो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, एक पाइप है उसके ऊपर वेल्डोलेट है, वो भी एक बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड ही ज्वाइंट हुआ, तो उसमें भी लीकेज होने का चांस कम है, क्योंकि वेल्डिंग हम सारों जगह से मारेंगे, हाई प्रेशर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहता है, वहां पे हम यूज करेंगे। डिसएडवांटेज इसका यह है कि वेल्ड प्रोजेक्शन विल अफेक्ट द फ्लो, तो वहां पे डायरेक्शन चेंज होता है, वहां पे अंदर पे वो इरोड कोरोड की वजह से वहां पे फटने का चांस होता है, वो सब चीज इंपॉर्टेंट बन जाता है। एज प्रिपरेशन ऑल्सो नेसेसरी, आप एज प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, बर रख देंगे। देखो यहाँ पे ये फ्लैंज ऊपर का दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज का जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट दिखाया है फिगर, लेकिन आप एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर पढ़िए। डिसएडवांटेज में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने वेल्डोलेट फिटअप किया, अगर आपने फ्लैंज फिटअप किया, फ्लैंज के अंदर सॉकोलेट का फ्लैंज यूज किया, ये फ्लैंज का आपका बटवेल यूज किया, तो आपको वर्ल्ड यहाँ पे एज प्रिपरेशन प्रॉपर करना चाहिए। अगर यहाँ पे एज प्रिपरेशन नहीं है तो अंदर से फ्लूइड आ रहा है, वो वहां पे पहले इफेक्ट करेगा वेल्ड जॉइंट के ऊपर, क्योंकि वेल्ड जॉइंट जनरली बेस मेटल से तो थोड़ा पुअर ही होता है, ठीक है, वेल्ड मेटल्स बेस मेटल से जनरली वेल्ड मेटल जो रहता है वो थोड़ा पुअर होता है, उसी की वजह से फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, जहां पे ट्रेस ज्यादा रहेगा, जहां पे पुअरनेस ज्यादा है, वहां पे वो हैमरिंग इफेक्ट करेगा और वहां से मटेरियल को फाड़ देगा। इसी की वजह से हमको एज प्रिपरेशन यहाँ पे प्रॉपर करना चाहिए, वेल्डिंग भी हमको प्रॉपर मानना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। रेटिंग ऑफ फ्लैंज, फ्लैंज के रेटिंग कितने है, कहां दिया है, तो के ANSI B16.5, कल मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये बात किया था कि भी किसी के पास पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उसका बताइए, तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें सब चीज लिखा है, ANSI B16.5 में सब चीज दिया गया है, टेम्परेचर रेटिंग, प्रेशर रेटिंग, सबके हिसाब से। लेकिन जनरल कितना 7 टाइप्स के रेटिंग है, 150 क्लास का होता है, 300 क्लास का फ्लैंज है, 400 क्लास का है, 600 क्लास का है, 900 क्लास का है, 150 क्लास का है, वन एंड 200 सॉरी 1500 क्लास का है और 2500 क्लास का, इतने टाइप के जनरली फ्लैंज होते हैं, उससे ज्यादा भी होते हैं लेकिन जनरल हम यूज उसका नहीं करते, जनरली इतने टाइप का फ्लैंज का लाइन क्लास वाला हम लोग फ्लैंज यूज करते हैं। तो आपको ये सब चीज पता होना चाहिए, कोई इंटरव्यूअर आपको पूछ देगा आपने कभी 400 क्लास का देखा है फ्लैंज, तो आपको हाँ ही बोलना है भाई, 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500, 2500, इतने लाइन क्लास का, इतना क्लास का हमारा फ्लैंज अवेलेबल है, उससे ज्यादा आपको कुछ बोलना ही नहीं है, इतना ही आपको बोलना है, एकदम इजी है, लेकिन लोगों को पढ़ना नहीं है। लोग क्या करते हैं, बस हमको तैयारी चाहिए, सीधा हमको कोई बोल देगा और हम बोल देंगे ऐसा, ऐसा नहीं, थोड़ा आप अपने हिसाब से स्टडी करेंगे तो एकदम इजी है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। द फ्लैंज रेटिंग आर कॉल्ड नॉर्मल रेटिंग, एकदम नॉर्मल रेटिंग होता है, और प्रेशर टेम्परेचर कंबाइंड डिटरमाइन इन फ्लैंज रेटिंग। देखो ये फ्लैंज रेटिंग ऐसे ही नहीं दे दिया है, चलो मैं उसको मेरे मन में है 150 क्लास में दे देता हूं, 300 क्लास दे देता हूं, ऐसा नहीं, उसमें भी जैसे ही क्लास आपका बढ़ता जाएगा, 150 से आप 300 में जाएंगे, 300 से 400 में जाएंगे, वैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, आपका अंदर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कोई एक प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, उसमें आपका 500 डिग्री का टेम्परेचर उसमें फ्लो होने वाला है, फ्लूइड फ्लो होने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको ये फ्लैंज का रेटिंग चेक करना, सिलेक्ट करना। उस टाइम पे आप 150 रेटिंग का आप फ्लैंज वहां पे लगा देंगे, घंटा भी नहीं चलेगा, वो फट जाएगा वहां से। इसके लिए आपको कोड देखना बहुत जरूरी है, कौन से कोड में, 16.5, B16.5 में सब चीज दिया गया है। देखो अभी मेरे पास B16.5 है, मैं उसमें भी समझा सकता हूं, लेकिन उसमें भी 12 पेज है और फिर वो एक एक पेज उसमें समझाएगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। इसके लिए मैं कभी उसका भी रिकॉर्डिंग करके पूरा यूट्यूब में डालेगा या उसका अलग से सेशन करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लैंज।
बेस्ड ऑन फेसिंग, फेसिंग के आधार पे हम लोग फ्लैंज का वो ऊपर जो था वो उसके टाइप के आधार पे हमने फ्लैंज का क्लासिफिकेशन किया, लेकिन अभी फेसिंग के इधर फ्लैट फ्लैंज, रेज रेज फ्लैंज एंड रिंग टाइप फ्लैंज, ठीक है। फ्लैट फ्लैंज होता है एकदम जनरली ब्लाइंड टाइप का जो गास्केट रहता है वैसा फ्लैंज होता है, और रेज फ्लैंज होता है उसमें थोड़ा सा ग्रूव रहता है। आपने देखा होगा जो लोग फोर्जिंग इंडस्ट्री में जाते हैं वो थोड़ा सा फ्लैंज के ऊपर या फिर हमारा एंड है उसके ऊपर थोड़ा सा वहां पे ग्रूव रहता है, वो सब चीज रहता है, ठीक है। उसके हिसाब से रिंग टाइप का फ्लैंज भी होता है। सरफेस फिनिशिंग ऑफ द फ्लैंज जनरली सेग्रेटेड सरेटेड फिनिश्ड, लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको यूटी करना है, यूटी के लिए सरेटेड फिनिशिंग चाहिए। तो सरेटेड फिनिशिंग मतलब क्या, एकदम स्मूथ, एकदम अच्छा सा, एकदम नीट एंड क्लीन ऐसा फिनिशिंग रहेगा। वैसा जनरली किसमें होता है, फ्लैंज के ऊपर ग्रूव में। इसी की वजह से गास्केट उसमें बीच में फंस जाता है, उसी की वजह से लीक प्रूफ हो जाता है। तो ये सरेशन फिनिशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर वहां पे खड्डा है तो सबसे पहले टीपीआई जो फ्लैंज का इंस्पेक्शन करने जाता है, टीपीआई फोर्जिंग का इंस्पेक्शन करने जाता है, तो क्या होता है, सबसे पहले वो फ्लैंज का ऊपर का फेस देखता है कि वो फेस कैसा है, घंटा जैसा नहीं है ना, उसमें कुछ खड्डा वड्डा नहीं हो गया ना, वो सब चीज देखना है। अगर वहां पे खड्डा है और वहां आपने फेस डैमेज है और आपने लगा दिया आपके जहां पे प्रोसेस है वहां पे, तो वहां पे से लीकेज होगा ही होगा। वहां से पानी का या अंदर का फ्लूइड है वो वहां से निकल ही जाएगा, क्योंकि वहां पे गास्केट प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाएगा। अगर गास्केट बैठेगा तो प्रॉपर तरीके से वहां से प्रेशर जनरेट नहीं हो पाएगा। उसी की वजह से जनरली लोग क्या करते हैं, उसका फिनिशिंग देखते हैं, फ्लैंज का ऊपर का फिनिशिंग डैमेज ना हो उसके लिए भी उसका अलग से पैकिंग का सिस्टम दिया गया है एएसएमई के कोड में, कि इसको अच्छी तरीके से अच्छे टेक केयर करके उसको आपको पैकिंग करना है। कभी कभी क्या होता है, वेसल जो है, वेसल को हम क्या करते हैं, ऐसे ही हवा में खुला है उसमें हम मेटल वगैरह या फिर वुड वगैरह नहीं लगाते हैं, लेकिन जहां जब हमारा फ्लैंज आता है तो आपने देखा होगा कि वुडन ब्लॉक बॉक्स में आता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसका फेस जो है वो डैमेज ना हो जाए। अगर फेस डैमेज हो जाएगा तो पूरा फ्लैंज ही वेस्ट हो जाएगा, या फिर आपको वापस मशीनिंग के लिए देना पड़ेगा, वापस उसमें सरेशन फिनिशिंग करवाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो गास्केट प्रॉपर तरीके से बैठे, उसमें प्रॉपर तरीके से उसका स्मूथनेस हो, प्रॉपर तरीके से उसमें हाइड्रो हाइड्रो अगर करते हैं तो प्रॉपर हमारा हाइड्रो क्लियर हो जाए, और ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन में भी हाइड्रो या फिर हमारा रनिंग कंडीशन में वहां से लीकेज ना हो, इसके लिए सरेटेड फिनिशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये सरेसिंग फिनिशिंग कितना होना चाहिए, तो ये सब चीज भी 16.5 में लिखा है कि भाई ये फ्लैंज है तो इसमें इतना फिनिशिंग होना चाहिए, इसमें है तो इसमें इतना होना चाहिए, गास्केट है तो गास्केट का इतना होना चाहिए, गास्केट का 16.20 ऐसा कुछ करके है, एएसएमई भी 16.20 ऐसा कुछ है गास्केट के लिए, तो उसके लिए वो यूज करना चाहिए। जो भी है XYZ जो भी कोड है वो आपको फॉलो करना चाहिए फिनिशिंग का। फिनिशिंग में आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली स्मूथ फिनिशिंग इज recommended फॉर मेटालिक गास्केट। तो स्मूथ फिनिशिंग मेटालिक गास्केट में चाहिए। सरेशन फिनिश्ड सरेटेड फिनिश आर यूज्ड व्हेन नॉन मेटालिक गास्केट आर यूज्ड। ओके, आके सॉकेट वेल्ड फिटिंग्स। सॉकेट वेल्ड फिटिंग का एडवांटेज क्या है, तो के फास्ट प्रोडक्शन। मैं अभी आपको बोला कि बहुत फास्ट प्रोडक्शन है, एकदम इजी है, फास्ट प्रोडक्शन है, आपको बहुत अच्छी तरीके से वेल्डिंग मार सकते हैं, आपका वेल्डर का प्रोडक्शन भी ज्यादा निकलेगा, आपके मैनेजर आपके ऊपर शाउटिंग नहीं करेगा, वैसा एकदम इजी, ठीक है। एक बूथ बनाओ, धड़ाधड़ वेल्डिंग मारते जाओ, 2 वेल्डर वहां पे अंदर रख दो और पूरे दिन में तो बहुत सारा वेल्डिंग मार देगा। फास्ट प्रोडक्शन, नो नीड बिवेल एज। आपको बीवेल एज बनाने का कोई जरूरत नहीं है, पाइप को सीधा काटो, थोड़ा फिनिशिंग करो, सीधा घुसा दो और पूरा वेल्डिंग मार दो, फिलेट वेल्ड मार दो, ठीक है। यहाँ पे जनरली हम लोग सॉकेट वेल्ड का 2 इंच से बिलो रहता है वहां पे ही यूज कर सकते हैं। देखो 2 इंच से ज्यादा में जनरली आपने देखा होगा कि वेल्डिंग रेस प्लेंज होता है, वो सब चीज यूज होता है। सॉकेट वेल्ड का आप एक चीज याद रखिए, 2 इंच से बिलो जहां पे पाइपिंग सिस्टम है, जहां पे प्रेशर कम है, वहां पे ही हमको यूज करना है इसको। आगे बढ़ते हैं। कैन यूज लाइव ऑफ द थ्रेडेड, जो है थ्रेडेड एंड को जो है उसके रिप्लेसमेंट में भी हम यूज कर सकते हैं। वेल्डमेट कैन नॉट एक्सटेंड इन द पाइपलाइन, अगर वहां पे एक्सटेंड नहीं करना है वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज उसके क्या है, 1/16 इंच रिसेस पॉकेट लिक्विड, वहां पे आप प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। यूज नॉट परमिटेड बाय कोड इन सीवियर इरोजन एंड क्रेवाइस कोरोजन एंटीपिटेड। मैं आपको बोला ना
एंटीसिपेटेड मतलब आपका सीवियर साइक्लिक कंडीशन है जहां पे हैमरिंग इफेक्ट होता है, जहां पे डायनेमिक फ्लो होता है, वहां पे आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लैंज फिटिंग एडवांटेज, इजी डिसमेंटल एंड असेंबल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, कॉस्टलियर देन इक्वल वेल्डेड फिटेड, ऑक्यूपाई मोर स्पेस एंड मोर वेट लोड है। ठीक है, अभी रेनफोर्स्ड फिटिंग्स, रेनफोर्स्ड फिटिंग का क्या मतलब है? तो कि कभी कभी क्या होता है, टी हम यूज नहीं करते, चलो हमारे पास तो टी जो है वो भी स्टैंडर्ड है। टी का तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली सेम पाइप का डायमेंशन है, या 3 ओपन, ऊपर हमको पाइप के ऊपर ओपनिंग करना है तो वहां से हम कट करके बीच में टी घुसा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमारा वो साइज का टी ही नहीं होगा हमारे पास, तो क्या होगा? तो उसी की वजह से रेनफोर्स्ड फिटिंग यूज होता है। रेनफोर्स्ड फिटिंग के भी बहुत सारे टाइप है, आप समझ रहे हैं ना सर? मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, एकदम इजी है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, चलो मेरा एक पाइपलाइन जा रहा है, उसमें से फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर में से मुझे थोड़ा फ्लूइड निकालना है। जनरल प्रेशर बढ़ जाता है, उस टाइम पे मुझे निकालना है, या कुछ रीजन की वजह से वो फ्लूइड को मुझे दूसरी जगह भी यूज करना है बीच में लेके, तो हम लोग टी वहां लगाएंगे। तो टी से क्या होगा, हमारा वहां पे डायमीटर जो है वो वेरिएशन होगा। हम लोग को ऐसा नहीं करना, हमें तो छोटा सा ही चाहिए। तो उस टाइम पे हम वेल्डोलेट, सोकोलेट, पाइप टू पाइप वेल्ड, या फिर हम बट वेल्ड थ्रेडोलेट, या फिर हम बट वेल्डेड एल्बोलेट या थ्रेडोलेट, ऐसा यूज करके हम पाइप के ऊपर में से कनेक्शन निकाल सकते हैं। तो टी जहां पे यूज, क्योंकि वैसे भी हमने बोला कि भाई टी जो है वो कॉस्टलियर है, उसमें 3 जॉइंट आते हैं, बट जॉइंट, लेकिन यहाँ पे तो एक ड्रिल करो, ऊपर में लगा दो, एक ही जॉइंट पे क्लियर हो जाएगा। पाइप के साथ एक ही जॉइंट होगा, लेकिन पहले पाइप के साथ 3 जॉइंट होते थे। तो उसी की वजह से रेनफोर्स्ड फिटिंग हम जनरली यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है वेल्डोलेट, सोकोलेट। देखो वेल्डोलेट में क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, वेल्डोलेट में हम ऊपर फिटअप कर दिया, वहां पे वेल्डिंग मार दिया, हो गया। लेकिन सोकोलेट में क्या होता है, ऊपर अंदर सॉकेट, अंदर सॉकेट होता है, ठीक है, ऊपर में थोड़ा ग्रूव होता है, वेल्डोलेट जैसा ही, लेकिन इनसाइड में आप पाइप घुसा दो, फिर यहाँ पे फिलेट मार दो तो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोकोलेट। पाइप टू पाइप वेल्डिंग, तो पाइप टू पाइप वेल्डिंग भी मार सकते हैं आप। बट वेल्डेड थ्रेडोलेट, लेट्रोलेट, सॉरी, बट वेल्डेड लेट्रोलेट, कभी कभी ऐसा होता है। आप यहाँ पे तो ये जो वेल्डोलेट आपने यूज किया वो तो एग्जैक्ट 90 डिग्री में ऊपर यूज किया, लेकिन आप 90 डिग्री, ऐसा कुछ कंडीशन है जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और 90 डिग्री में आप निकालेंगे तो वो फाड़ देगा, वहां पे प्रेशर ज्यादा आएगा। इसी की वजह से कभी कभी आपको एंगल में भी लेके जाना है पाइप को, पहले से ही आप एंगल में लेके जाएंगे तो क्या होगा, आप जनरली यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे लेट्रोलेट लिखा है, तो लेट्रोलेट थोड़ा क्रॉस में रहेगा, देख रहे हैं आप, पहला फेस यहाँ पे छोटा, दूसरा फेस यहाँ पे बड़ा, तो वैसा करके आप वेल्डिंग मार सकते हैं। देखो यहाँ पे लोग ऐसा सोचते हैं ये एक फेस है ये एक दूसरा फेस है, मेरे भाई मेरे पास ये 3D का सिस्टम नहीं है, अगर मैं इंटरनेट से जाके मैं 3D भी दिखा सकता हूँ, लेकिन क्या अभी टाइम नहीं है ऐसा। तो आप ऐसा समझिए, एक मैं वन डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ इसको, 1D डायरेक्शन या 2D डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, 3D में नहीं दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअली पूरा सॉलिड है, ठीक है, पूरा राउंड है, लेकिन ये दिखाने के लिए ऐसा दिखाया है। तो ऐसा भी हम एंगल में यूज करेंगे, उसको बोलते हैं बट वेल्डेड लेट्रोलेट। फिर हम एल्बो है, एल्बो में से हमको कुछ कांड करके, कुछ ड्रिलिंग करके, फिर वहां से हमको एक कनेक्शन लेना है, तब हम उसको बट वेल्डेड एल्बोलेट यूज करेंगे। और थ्रेडोलेट आपको पता ही है, थ्रेडोलेट ऑलरेडी हमने बोला कि वो एकदम अंदर तक जा सकता है या ऊपर तक जा सकता है। सोकोलेट में क्या होता है कि हम लोग ऊपर मार के फिर वेल्डिंग मारते हैं, लेकिन थ्रेडोलेट में ऐसा जरूरत नहीं, उसमें तो थ्रेड रहता है। एल्बो में ये जो हमारा वेल्डोलेट यहाँ पे लगाया है उसमें भी, और ये जो पाइप है उसमें भी, दोनों में थ्रेड रहता है, तो आप खाली थ्रेड से घुमा दो, लो प्रेशर टेम्परेचर एलिमेंट है वहां पे ये यूज कर सकते हैं। अभी वेल्डोलेट सबसे पहला है हमारा वेल्डोलेट। Economically butt weld branch connection is designed minimum trace concentration and provide integral reinforcement। अभी इंटीग्रल रेनफोर्समेंट क्या है तो उसके बारे में हम आगे का एक सेशन करेंगे। इंटीग्रल पाइपिंग एंड नॉन इंटीग्रल पाइपिंग, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जो लोग डिजाइन में ज्वाइन नहीं हो चुके थे, ASME B31.3 का जो लेक्चर डिजाइन का किया उसमें जो लोग ज्वाइन नहीं हुए थे, उसके लिए हम लोग अलग से इसका सेशन वापस में इंटीग्रल, उसमें भी इंटीग्रल हमने छोड़ा था, तो इंटीग्रल पाइपिंग करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन रेनफोर्स, इंटीग्रल रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है
कि आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वेल्डिंग मारना है। जो लोग वेल्डो रेट में काम किया है, जो लोग पाइप के ऊपर वेल्डो रेट आता है उसमें वेल्डिंग मारता है, तो वेल्डर थक जाता है लिटरली कि यार कितना वेल्डिंग मारते ही जाना, मारते ही जाना, मारते ही जाना है। इतना वेल्डिंग कि वेल्डर भी कंफ्यूज हो जाएगा यार कितना मैं वेल्डिंग चलाऊं उसमें, इतना होता है। इसके लिए इसी को बोलते हैं रेनफोर्समेंट, इंटीग्रल रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट हमको ज्यादा चलाना पड़ता है। इकोनॉमिकली बट वेल ब्रांच कनेक्शन इज डिजाइन्ड टू मिनिमम ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जहां पे मिनिमम रहेगा वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। पाइप के ऊपर ड्रिल करो, उसके ऊपर वेल्डो लेट को बिठाओ, फिर हम साइड साइड से हम रेनफोर्समेंट वेल्डिंग मार दो और ये हो गया हमारा काम तमाम वेल्डो लेट का। ठीक है, प्रिवेंट द इंटीग्रल रेनफोर्समेंट। ओके, हम ओके। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा कि कोई पाइप का कनेक्शन होता है, ठीक है, पाइप का कनेक्शन के बाद हम रेनफोर्समेंट पैड डालते हैं। देखे आपने देखा बहुत सारे लोगों ने हाइड्रो का न्यूमेटिक टेस्ट किया होगा रेनफोर्समेंट पैड का। जो लोगों ने किया है वेल एंड गुड। अभी मैं ऐसा बोलेगा कि कोई म्यूट करके कुछ बोलो तो थोड़ा टाइम चला जाएगा, लेकिन मैं इतना बोल देता हूँ, जब हाइड्रो आप करते हैं कुछ कनेक्शन ऐसा होते हैं जिसमें रेनफोर्समेंट पैड होता है, और वो जो रेनफोर्समेंट पैड की वजह से हम लोग वहां पे रेनफोर्समेंट पैड लगाना ना पड़े, वहां पे कोई पाइप कनेक्शन करना ना पड़े, इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं जनरली ऐसा वेल्डो लगा देते हैं, तो इसमें रेनफोर्समेंट पैड का हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, इसी की वजह से ऐसा हम यूज करते हैं इंटीग्रल रेनफोर्समेंट। एक वन टाइप ऑफ पैरेलल ही है, समझ लो आप। हम लोगों को न्यूमेटिक टेस्ट इसमें करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वो न्यूमेटिक पैड जो आरएफ पैड लगाते थे वो यहाँ पे जरूरत नहीं है लगाने का। उसमें जरूरत था क्योंकि वहां पे ट्रेस ज्यादा था और पाइप उखड़ने का चांस था, तो या वो उसको कंट्रोल करने के लिए रेनफोर्समेंट पैड डालेंगे तो थोड़ा उसको पकड़ के रखेगा, उसको थोड़ा कंट्रोल रखेगा, उसको स्ट्रेंथ देगा। लेकिन वेल्डोलेट में वेल्डिंग ही इतना है पहले से, तो वो ऑलरेडी कंप्लीट रहेगा। सॉकोलेट क्या होता है? यूटिलाइज द बेसिक वेल्डोलेट डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन, इनकॉर्पोरेट सॉकेट वेल्ड आउटलाइन। तो जहां पे प्रेशर और थोड़ा कम होता है वहां पे हम सॉकेट का हिसाब से, वहां पे ऊपर में अभी पहले में दिखाया कि भाई सॉकेट के हिसाब से हमको मार देना है, यहाँ पे ऊपर डाल दिया फिर यहाँ पे वेल्डिंग मार दिया, तो उसी की वजह से सॉकोलेट यूज करते हैं। सॉकोलेट बहुत कम यूज होता है, जनरली हम लोग सॉकोलेट की जगह हम दूसरा ही यूज कर लेते हैं। तो सॉकोलेट हम लोग जनरली यूज नहीं करना है अगर जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है वहां पे। ठीक है, एल्बोलेट कैसा होता है? कभी एक लंबा लॉन्ग रेडियस एल्बो है, शॉर्ट रेडियस एल्बो है, उसमें से हमको वो एल्बो में से पाइप निकालना है या एल्बो में से कुछ एक कनेक्शन देना है जहां पे प्रेशर ज्यादा रहता है, वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि थोड़ा प्रेशर रिड्यूस हो जाए। वैसी कंडीशन में हम एल्बोलेट यूज करते हैं। यूटिलाइज द बेसिक वेल्डोलेट कॉन्फ़िगरेशन, प्रोवाइड द ब्रांच कनेक्शन ऑन एल्बोलेट। ब्रांच जो ब्रांच कनेक्शन जैसा ही रहता है, ठीक है, ये वन टाइप ऑफ ब्रांच कनेक्शन ही है। वेल्डोलेट भी वन टाइप ऑफ ब्रांच कनेक्शन ही है, सॉकोलेट भी वन टाइप ऑफ ब्रांच कनेक्शन ही है। ओके, लेटरोलेट में पाइप का डायरेक्शन 45 डिग्री रहता है, लेटरल कनेक्शन रहता है। सिमिलर ऐसा ही लेटरोलेट की जैसा ही एल्बोलेट, स्वीपोलेट एंड अदर ओलेट रहते हैं। इसको बोलते हैं ओलेट। ये सब चीज जो है ना ओलेट में आता है। सबसे आप लास्ट में देखिए ओलेट लिखा है, ओलेट है, तो उसी की वजह से उसको ओलेट रिंग बोलते हैं, सॉरी ओलेट उसका क्या बोलते हैं, ओलेट क्लासिफिकेशन बोलते हैं। वेलोलेट, सोकोलेट, निपोलेट, थ्रेडोलेट, लेट्रोलेट, ऐसा करके। ठीक है, ओके। थर्मल एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सब चीज हम क्यों कर रहे हैं? ये पूरा हमने पहले बात किया, डिजाइन के बारे में बात किया कि पाइप में ऐसा डिजाइन करना चाहिए, फिर इसमें ये सब चीज डालना चाहिए, फिर सपोर्ट डालना चाहिए। ये सब का जरूरत क्या है? तो ये सब थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, ट्रेस की वजह से, उसकी वजह से। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ पाइप, ईच मटेरियल हैज इट्स ओन कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन का सबका अलग अलग अपना अपना रिक्वायरमेंट है, और ये सब चीज थर्मल एक्सपेंशन किसमें कितना होगा वो सब चीज कहाँ लिखा है, वो सब पीएचडी है, वो पीएचडी ईएसटीएम में लिखा है। मैं ऐसा लगता है कि मुझे अभी 5 मिनट का या 6 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए, फिर उसके बाद में फिर हम वापस स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर, अभी मैं थोड़ा पानी वगैरह वाटर ड्रिंक करके आता हूँ, उसके बाद में वापस स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट हम थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं ब्रिजेश सर? इसके बाद में ये समझाएगा एक्सपेंशन कैसे होता है, 6 to 7 mm की वजह से हम लोग सॉकोलेट को कैसे वेल्डिंग मारते हैं, सॉकोलेट को गैप क्यों रखते हैं, और गैप की वजह से ये थर्मल एक्सपेंशन होता है, तो प्रेशर कितना रहता है, तो कितना एक्सपेंशन होता है, वो सब चीज के बारे में थोड़ा बात करेंगे। लेकिन 2 मिनट का थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, बाद में थोड़ा पानी वगैरह ड्रिंक करके फिर वापस स्टार्ट करते हैं। ठीक है Sir, 5 minutes. 5 minutes left, sir. हेलो, हाँ सर।
Sir, 5 minutes rest. 5 या minutes. 5 मिनट, यस सर, यस सर, 5 मिनट। 11:54 हुआ है, तो हम बाद में स्टार्ट करते हैं। ओके। ಏನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದು ಚಂದ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತಲ್ಲ ವಿನಯ ನನ್ ಮುದುಕನ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಜಾಯಿನ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುದ हाँ हेलो, चलो। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है सर? हेलो, किसी का आवाज आ रहा है यार। प्रमोद जी, प्रमोद कुलकर्णी जी, प्लीज सर थोड़ा म्यूट कर दीजिए। अगर काम है तो ओपन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुभम जी, कुछ समझ में आ रहा है? ब्रिजेश सर, कुछ समझ में आ रहा है कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा जा रहा है? मुझे और डेप्थ में घुसना है। समझ में आ रहा भाई, सही है। विशाल जी, यस सर। बराबर है, बराबर, अच्छा है, अच्छा चल आप भी देखो, मैं और ब्रिजेश सर साथ में बहुत गल्फ में बहुत टाइम तक साथ में ही काम किया है, तो कुछ वो भी अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो सर प्लीज आप ऑल्सो शेयर करिएगा आपका एक्सपीरियंस। वहां पे तो बहुत कांड होता था, बहुत परेशान किया है लोगों ने हमको, हम लोगों को पीआईडी लोगों ने भी बहुत परेशान किया है। सर लेकिन क्या है सर, यहाँ का मैं अभी यहाँ पे आके देखा ना, काम करने का मन ही नहीं होता। क्या है, यहाँ पे एकदम चलता है वर्ड यूज होता है, बस चलता है यार। कोई पहले तो ऐसा कोई मांगता नहीं था, आप यार क्यों ऐसा मांग रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं लोग। सर मेरे को डाउट है। यस सर, यस सर। मैं अभी रिसेंटली एलआर बैंड चेक करने गया था वेंडर के साइड। कौन सा चेक करने गए थे सर? वहाँ मैंने पाया कि फिटिंग्स था, एलआर बैंड था अपना सीएस का, हाँ हाँ 8 का था, हाँ 8 का पाइप था। हाँ और मैंने देखा उसने जब बैंड किया था ना, हाँ मेरा मतलब विटनेस था, पूरा का पूरा विटनेस। हाँ और मैंने देखा ना वो सरकमफेरेंस का जो आउटर साइड है ना, हाँ, वहाँ पे डी मीटर से मैंने उसको बोला मेरे को चेक करना है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इधर ना थिकनेस कम आने। हाँ मैं आएगा, देखो देखो मैं समझाएगा सर। हाँ। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ना। चेक किया ना उधर कम आ। सुनिए ना, मेरा डाउट ये है कि मैंने तो नॉट एक्सेप्टेबल लिख दिया, लेकिन जब मैंने उसने मेरे को रिजॉल्व मतलब बोलता है ना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का, बोला कि कैसे चला सकते हैं। तो मैं बोला कि देखो ये बारे में मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बैंड का सबसे ज्यादा नॉलेज आपको ही होगा। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि B16.9 के हिसाब से ये नहीं चलेगा। तो बोलता है ठीक है, लेकिन मेरे को सच में ये पूछना इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं प्लीज। मतलब थिकनेस एज पर डिजाइन थिकनेस से कम थिकनेस जा रहा है तो सर आप एक्सेप्ट ही नहीं करना, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। मेरे को बोलते कि अभी मैं इस प्रोडक्ट का क्या करूं। मैं बोला मेरा कोई अरे प्रोडक्ट का मुझे क्या घंटा पता है यार, तू यार प्रोडक्ट फाड़ देगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे यार, कैसी बात करता है। प्रोडक्ट का क्या करूं, क्या मैं क्या करूं उसका, आपको जो करना है करिए मेरे भाई, लेकिन
लेकिन कम से कम वो उसको निकाल तो दीजिए वहां से, क्योंकि देखो डिजाइन में अगर 5 mm थिकनेस लिखा है, अगर यहाँ पे 4.9 mm थिकनेस आया, तब आप वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। कोई भी संजोगों में आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट ही करना है, कभी भी वो फट सकता है। लोग शटडाउन क्यों लेते हैं? देखिए मुझे उसको आप एक ही चीज बोलिए, सर आप मुझे एक चीज एक्सप्लेन करिए, लोग शटडाउन क्यों करते हैं? वाई द पीपल आर टेकिंग शटडाउन मोर मनी? कितना सारा पैसा डालते हैं वो एक शटडाउन में। रिलायंस है वो हर 3 साल में शटडाउन लेती है, हर 2 साल में शटडाउन लेती है। क्या उसको तो कितना प्रोडक्ट का लॉस हो जाएगा, फिर भी वो शटडाउन लेती है। क्यों? क्योंकि उसमें सब जगह पे डिजाइन का थिकनेस वेरीफाई करती है वो। अगर उसको लगता है कि यहाँ पे डिजाइन से थोड़ा भी कम गया, थोड़ा भी एक्सेप्ट नहीं, डिजाइन से 0.001 भी कम होता है ना, तब भी उसको आपको रिजेक्ट करना है, आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। बट माइनस 12.5% एक्सेप्ट। हाँ वो आएगा, मैं आएगा, यस सर, यस सर, आपका बात सही है। मैं आपको दिखाता हूँ वही -12.5% भी एक्सेप्ट है यहाँ पे ही। देखिए मैं आएगा तो मैं समझाएगा सर, इसी में आएगा, ठीक है, आज के सेशन में ही वो आने वाला है। देखिए यहाँ पे वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थिनिंग कैलकुलेशन देख रहे हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 8 to 3% और 12%, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 10, वो सब चीज आएगा। 12% प्लस और -10, 12 एक्सेप्ट कर सकते, सब चीज आएगा सर। ये मेरे माइंड में है ही, ऐसा नहीं है कि मेरे माइंड में नहीं है, वो सब चीज भी मैं समझाएगा। लेकिन ये सेशन फिनिश हो जाएगा तब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, बहुत सारा चीज का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना सर? That Rahul sir is asking now. That's why I give clarity. यस सर, यस सर, Minus 12.5. यस, उतना आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसका वो भी क्यों, वो भी मैं समझाएगा, क्योंकि वहां पे यील्ड जो है, यील्ड आप 60% तक का हाइड्रो कर रहे हैं, वो उसी की वजह से। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यील्ड का भी बात किया है। देखो नॉर्मली 66% यील्ड की वजह से हम लोगों को एक्सेप्टेंस करना रहता है, हम लोग हाइड्रो भी उसके हिसाब से करते हैं, समझ रहे हैं ना सर? उसी की वजह से करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फट ना जाए, हमारे प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट ना जाए। प्रिकॉशनरी एक्शन सब जगह पे लेते ही है सब लोग, लेकिन क्या है, डिजाइन हमको पता होना चाहिए। लेकिन डिजाइन से थोड़ा भी कम जाता है ना, तब आप उसको लिटरली बोलिए सर एक्सेप्ट नहीं है। आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके आइए सब चीज, उसको बोलिए इसमें ऐसा प्रॉब्लम है। अगर वो बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर रिटर्न में मेल देते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल लोग रिटर्न में मेल भी नहीं देते हैं, क्या करेंगे यार। इंडिया में तो यार सब चलता है, वर्ड की वजह से मजा भी नहीं आ रहा है। इंस्पेक्शन के लिए भी जाते हैं ना, तो ऐसा उल्टी जैसा महसूस होता है, क्या यार कहाँ हम इंस्पेक्शन करने आ गए, ऐसा लगता है। तो ये सब चीज हम ही लोगों को इंप्रूव करना, बाकी सब कोई बाहर का आके यहाँ पे इंप्रूव करके जाएगा ऐसा नहीं होगा। हम ही लोगों को पूरा देश में जाके इंप्रूव करना, हम ही लोग थोड़ा थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हमको प्रोडक्ट को अच्छे क्वालिटी में लेके आना पड़ेगा। ओके सर, अब हमारा सेशन वापस स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को वापस अगेन रिक्वेस्ट है, सब लोग म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, सब लोगों को रिक्वेस्ट है। ओके, थर्मल एक्सपेंशन सबसे प्रॉब्लमेटिक वर्ड यहाँ पे ये जो है वो थर्मल एक्सपेंशन का है। थर्मल एक्सपेंशन जनरली आप कितना, हर मीटर में, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है एफ द पाइप, इफ द पाइप ऑफ द कार्बन स्टील एंड लो अलोय स्टील का है, इट विल expand at the range 6 to 7 mm every meter of the length of the temperature 500 डिग्री रेंज। जैसे ही 500 डिग्री से अब जाता है टेम्परेचर, या 500 डिग्री से नजदीक में जाता है टेम्परेचर, तो हर मीटर में पाइप जो है वो एक्सपांड होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सपेंशन जॉइंट डालना पड़ेगा, एक्सपेंशन चीज का कुछ डालना पड़ेगा, या एक्सपेंशन रिंग डालना पड़ेगा, या फिर हमको एक्सपेंशन का लिए हमको थोड़ा जगह छोड़ के बिल्डिंग मारना पड़ेगा। मैं बोला ना आपको, सॉकोलेट जो है उसमें जनरली 1.5 to 3 mm का हमको गैप रखना पड़ता है। उसका रीजन क्या है, वो गैप रखने का रीजन ही यही है थर्मल एक्सपेंशन का, क्योंकि सभी का थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन अलग अलग रहेगा। थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सबका अलग अलग रहेगा, तो अलग अलग उसका थर्मल एक्सपेंशन होगा। समझो आपने एक सॉकोलेट फिटअप किया, सॉरी ये आपने एक सॉकेट वेल्ड फिटअप किया, वो एकदम टच करके फिटअप किया, वेल्डिंग मार दिया, फिर पाइप का रनिंग कंडीशन आ गया। जब पाइप प्रोसेस में हो रहा है, पूरा प्लांट प्रोसेस में है, तब क्या होगा, वो गर्मी की वजह से, हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से थोड़ा एक्सपांड होगा। तो उसको किधर भी जाने का तो जगह है नहीं, साला तुमने तो दोनों साइड से लॉक कर दिया है, एक आगे की साइड वेल्डिंग मार दिया, पीछे की साइड वेल्डिंग मार दिया, तो पाइप एक्सपांड कहां से होगा?
पाइप ही एक्सपांड नहीं होगा तो क्या होगा, पाइप बैंड होगा, पाइप बैंड होगा तो फिर क्या होगा, वो पाइप क्रैक हो जाएगा, क्योंकि बैंड जहां तक होता है तहां तक होगा, लेकिन जहां पाइप बैंड से भी अगर उसकी लिमिट से भी ज्यादा जाएगा तो वहां से पाइप क्रैक हो जाएगा। बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसा मैं देखा है कि सॉकेट वेल्ड का वेल्डिंग की वजह से बहुत सारा क्रैक आता रहता है, तो उसका रीजन ही यही है, मेन रीजन यही है। तो आप लोगों को ये सब चीज देखना जरूरी है। लोग को माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि सॉकेट वेल्ड है, ठीक है, एक एल्बो है, उसके अंदर में सॉकेट घुसा दिया, फिर ऊपर में हमने सॉकेट वेल्ड मार दिया, तो फिर हमने तो वेल्डिंग मार दिया, फिर एक्सपेंशन कैसे होगा? अरे मेरे भाई, वेल्डिंग मारा है, लेकिन जो पाइप का बेस मेटल है वो तो सॉकेट के अंदर थोड़ा घुसा हुआ है ना। जो टेम्परेचर, थर्मल कोफिशिएंट, फ्रिक्शन फिर वेल्डिंग में से फिर वहां पे वेल्डोरेट में नहीं जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन जो होगा आपका, वो पाइप के अंदर, पाइप का बेस मेटल के अंदर होगा। तो पाइप का बेस मेटल यहाँ पे सॉकेट वेल्ड के अंदर थोड़ा हुआ गया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे पाइप है, तो वो पाइप जो एक्सपांड होगा वो अंदर 3 mm अपने गैप रखा है, वो 3 mm के हिसाब से अंदर पे एक्सपांड होगा। और ऐसा नहीं है हमने तो यार ऊपर पे तो सॉकेट वेल्ड मार दिया है, फिर वो एक्सपांड अंदर कैसे होगा भाई? वो बेस मेटल में एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन जो है वो बेस मेटल के अंदर होगा, वो फिर बेस मेटल से फिर वेल्डिंग में घुसेगा, वेल्डिंग में घुसता है लेकिन इतना सारा इफेक्ट नहीं आता जनरली। अगर बेस मेटल में एक्सपांशन होता है तो बेस मेटल में ही रहेगा, अगर वेल्डिंग में एक्सपांशन होता है वो वेल्डिंग में ही रहेगा। ये चीज आप ठंडा याद रखिए, ठीक है। इसके लिए आपको अगर ज्यादा एक्सपेंशन होता है तब आपको ज्यादा टेक केयर लेना जरूरी है। वो आगे एक्सपेंशन जॉइंट आएगा, वो मैं समझाएगा, ये एक्सपेंशन जॉइंट है, ठीक है, मैं समझाएगा। ओके, एकोमोडेट द थर्मल एक्सपेंशन दिस जॉइंट आर प्रोवाइडेड। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थर्मल एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन जॉइंट आर यूज्ड accommodate certain degree of linear expansion and torsional misalignment of the piping system। मिसअलाइनमेंट ना हो जाए पाइपिंग का। थर्मल एक्सपेंशन अगर लीनियर एक्सपेंशन होता है तो वो एक्सपेंशन जॉइंट डालेंगे तो वो एक स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग जो हमारा स्प्रिंग आता है ना, वो स्प्रिंग को दबाएंगे तो क्या होगा, दब जाएगा, फिर वो उसको बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। वैसा ही एक्सपेंशन जॉइंट आपको दो पाइप के बीच में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे इफेक्ट करता है। थर्मल एक्सपेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अंदर ट्रेस होता है, वो ट्रेस का कैसे ट्रेस लगता है उसके हिसाब से, अंदर टेम्परेचर कितना है और कितना वो टेम्परेचर के हिसाब से एक्सपांड होता है, उसके हिसाब से आपको थर्मल एक्सपेंशन जॉइंट कौन सा डालना है वो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। ओके, ब्लो टाइप, बेलो टाइप आपने देखा होगा, जो लोग का डक्टिंग होता है, डक्टिंग सिस्टम में आपने देखा होगा कि भाई ये बेलो टाइप का थर्मल एक्सपेंशन जॉइंट लगता है। आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस है ही, ऐसे एक्सपीरियंस लोग ही है। तो जो लोग फ्रेशर है वो लोग आप खाली एज्यूम कर लीजिए या नेट में सर्च मार के देख लीजिए कि भाई डक्टिंग में हम लोग बेलो टाइप का जनरली थर्मल एक्सपेंशन का एक रिंग डालते हैं। वो रिंग कैसा होता है वो आपको यहाँ पे भी जनरली दिखाया, थोड़ा बहुत देख रहे हैं। इस साइड से फिर पाइपिंग रहेगा, दूसरी साइड से भी पाइपिंग रहेगा। जैसे ही एक्सपांड होगा तो ये स्प्रिंग जैसा अप एंड डाउन होता रहेगा। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेलो टाइप थर्मल एक्सपेंशन जॉइंट, मेटालिक बेलो ऑफ द कंपेटिबल material, usually stainless steel, are used and compensate the thermal expansion। thickness of bellow normally 1 to 2 mm का रहता है, ठीक है। और अगर दूसरी जगह पर रिक्वायरमेंट रहता है तो उसमें स्प्रिंग लगाते हैं, कभी रिंग लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। आपने देखा होगा कि स्प्रिंग सपोर्ट लगाते हैं लोग, पता है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन या अप एंड डाउन होने की वजह से लोग स्प्रिंग का यूज करते हैं। कभी कभी शू सपोर्ट लगाते हैं। शू सपोर्ट में वो आगे पीछे हो सकता है, पाइप जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन साइड साइड में नहीं वो जा सकता है। कभी हम अलग तरह से हमारा कुछ दूसरा सपोर्ट लगाते हैं, वर्टिकल सपोर्ट लगाते हैं। वर्टिकल सपोर्ट में वो वर्टिकल अप एंड डाउन नहीं होगा, लेकिन साइड साइड में अगल बगल में वो वाइब्रेट होके घूम सकता है। तो ये सब चीज का अपना अपना खुद का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। अगर डिजाइनर खाली यहाँ पे स्प्रिंग का जरूरत था, वहां पे सेडल सपोर्ट डाल देगा और परमानेंट सपोर्ट लगा देगा तो पाइप ऊपर अप एंड डाउन होगा थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या वेट की वजह से या अंदर फ्लूइड प्रोसेस होने की वजह से, तो क्या होगा, वहां से पाइप को अगर अप एंड डाउन होने का चांस नहीं मिलेगा और वहां से पाइप फट जाएगा। तो उसी की वजह से आपको ये सब चीज केयर लेना जरूरी है। ओके, एक्सपेंशन लूप आर वाइडली यूज्ड इन हाई टेम्परेचर प्रेशर एप्लीकेशन, आइडियली सुटेबल फॉर लॉन्जिट्यूडनल मूवमेंट एंड डिग्री ऑफ टोरेशनल मूवमेंट। टोरोस्कोपिक टाइप, ठीक है, ये भी एक एक्सपेंशन का जॉइंट है, एक्सियल में वो भी यूज होता है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। वाल्व, कितने टाइप के वाल्व है? जनरली आइसोलेशन वाल्व, रेगुलेशन वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, स्पेशल पर्पज वाल्व। इसका नाम ही ऐसा है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइसोलेशन वाल्व मतलब एक कोई प्रोसेस एक जगह से दूसरी जगह से जा रहा है, तो उसमें अगर बीच में हम वाल्व फिट कर देंगे तो क्या है, वहां पे रोक देगा प्रोसेस को, वो प्रोसेस को क्लोज कर सकता है। जितना अगर थोड़ा जाने देना है तो थोड़ा ऊपर करेगा तो थोड़ा ही जगह मिलेगा, तो थोड़ा फ्लूइड जाएगा। जितना रिक्वायरमेंट है वैसा फ्लूइड वो जाएगा उसके हिसाब से। रेगुलेशन वाल्व में क्या होता है कि हमको एक साइड से 50 psi का प्रेशर का आ रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे हमको 25 प्रेशर ही हमको जाने देना है, तो वो रेगुलेशन के हिसाब से। ग्लोब वाल्व, बहुत इंपॉर्टेंट वाल्व, ग्लोब वाल्व। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इंस्ट्रूमेंट में कंप्यूटर सिस्टम है, हमने पहले भी हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर सिस्टम रहता है, वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई उसमें सिस्टम में सेट करेंगे कि हमें 50 प्रेशर के जाने देना है या 25 psi से जाने देना है, वैसा हम सेट करेंगे तो ग्लोब वाल्व उसके हिसाब से सेट होगा। ग्लोब वाल्व का फिगर के साथ में समझाएगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए अभी। रेगुलेशन मतलब एक चीज का, कोई भी चीज का फ्लूइड का रेगुलेशन करना है, उसकी वजह से। रेगुलेशन मतलब कि हमको एक जहां से फ्लूइड अंदर से फ्लो हो रहा है वो हम एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ही जाने देना है, रिक्वायर्ड प्रेशर के हिसाब से। कुछ प्रेशर ज्यादा भले आ रहा लेकिन हमको कम प्रेशर में जाने देना है, प्रेशर ज्यादा ही भले आ रहा है लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेशर में जाने देना है, तो उसके लिए ग्लोब वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व कैसा वाल्व है कि देखो कभी कभी प्रेशर कम रहता है, एक साइड से फ्लूइड घुसा, दूसरी साइड में से बीच में वाल्व है, ठीक है, वो नॉन रिटर्न वाल्व है, तो वो वाल्व के अंदर से पास होकर दूसरी साइड जाएगा, लेकिन दूसरी साइड से वो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ गया तो वो उसकी जो ओरिजिनल साइज था वहां पे नहीं जा सकता है, उसको नॉन रिटर्न। मतलब एक बार आप कोई कुछ चीज से निकल गए फिर आपको रिटर्न आना है वही फ्लूइड को, तो वो फ्लूइड रिटर्न आने नहीं देगा, उसको बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। स्पेशल पर्पज वाल्व, फुट वाल्व है, वो सब चीज का है, आगे आएगा तो बोलेंगे, ठीक है। Valve are installed in between the pipe and equipment perform the following function। different function के हिसाब से वाल्व का फॉलो अप करते हैं। ओके, फॉलोइंग हम लगाते हैं। किसी का आवाज आ रहा है सर, प्लीज म्यूट कर दीजिए। नीलेश पटेल प्लीज सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करेगा। बोल वाल्व हमने बोला कि आइसोलेशन, वन ऑफ द आइसोलेशन वाल्व है, ठीक है। नॉर्मली यूज्ड पॉजिटिव शट ऑफ। पॉजिटिव शट ऑफ मतलब एकदम एक जगह से दूसरी जगह फ्लूइड जा रहा है, लेकिन बीच में हमारा ऑलरेडी वाल्व फिटअप है दोनों साइड से, ठीक है। तो सामने वाला हमको कॉल करेगा कि भाई यहाँ पे प्रेशर का कुछ फट गया है, लाइन फट गया है, तो एक काम करो तुम इसको क्लोज कर दो पूरा फ्लूइड को। तो ये बॉल वाल इसमें फिटअप कर देंगे तो क्या होगा, बॉल वाल का ये राउंड में ऐसा हैंडल रहता है, वो हैंडल घुमाएंगे तो यहाँ से वो नीचे निकल जाएगा यहाँ से, और फ्लूइड यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, फ्लूइड एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो ही नहीं कर पाएगा, एकदम पॉजिटिव शट ऑफ, इसके लिए बोलते हैं उसको पॉजिटिव शट ऑफ है, ठीक है। ऑपरेशन, पॉजिटिव शट ऑफ ऑपरेशन बाय क्वार्टर टर्न ऑपरेशन हैंडल करने के लिए बॉल वाल ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, यहाँ पे लीकेज होने का थोड़ा कम चांस है, ठीक है, ऐसा वाल। वाइडली यूज्ड इन ऑनशोर एंड ऑफशोर पेट्रोकेमिकल, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ऑफशोर एंड ऑनशोर में ये यूज ज्यादातर होता है। अरे यार कहां चले गए थे हम? यस, बॉल वाल। और अभी ग्लोब वाल। बॉल वाल देखो यहाँ पे अभी हमने कर लिया बॉल वाल, ठीक है, एक आइसोलेशन वाल का एग्जांपल ले लिया कि प्रेशर को स्टॉप कर देगा, पाइपलाइन में प्रेशर जो जा रहा है उसको वहां पे स्टॉप कर देगा, वैसे वाल को आइसोलेशन वाल। रेगुलेशन वाल का एक ग्लोब वाल का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ड्यू टू इट्स globular बॉडी इट्स कॉल्ड ग्लोब वाल, These are higher resistance and pressure drop in this valve। तो ठीक है, यहाँ पे जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां पे हमको स्टॉप करना है, जैसे कि हमने बोला कि भाई हमारा ये जो रेगुलेशन जो है उसको हमको रेगुलेशन करना है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर ड्रॉप इसमें थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, ये इसमें थोड़ा कांडी प्रॉब्लम है। ओके, आगे मोस्ट सुटेबल फॉर थ्रॉटलिंग फ्लोइंग। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुटेबल फॉर थ्रॉटलिंग ऑफ फ्लो। थ्रॉटलिंग ऑफ फ्लो क्या है, कभी कभी क्या होता है वहां पे एकदम स्पीड से प्रेशर जाता है, स्पीड से अंदर से फ्लूइड जाता है, फिर उसको हमको स्टॉप करना है, तो ऐसे जाटो जैसे आगे हमने जो दूसरे सब वाल्व डिस्कस किए, बटरफ्लाई वाल्व डिस्कस किए, उसको तो वो फाड़ देगा। तो उसी की वजह से एक ग्लोब वाल्व का यूज करते हैं ताकि कितना भी प्रेशर हो, एकदम स्टैंडर्ड वाल है, एकदम सुपर डुपर वाल्व है, ठीक है, एकदम कितना भी प्रेशर हो, लेकिन अगर ग्लोब वाल्व हमने फिटअप कर दिया तो जितना हमको रेगुलेशन चाहिए उतना ही एकदम सेंसिटिव है।
आप जितना चाहिए उतना ही बाहर दूसरी जगह पे फ्लूइड निकलेगा, वैसा ये वाल्व है। इसकी वजह से इसको मोस्ट सुटेबल फॉर थ्रोटलिंग फ्लो, थ्रोटलिंग फ्लो मतलब सडन हैमरिंग इफेक्ट वाला, प्रेशर ज्यादा है वैसा, वैसे वाल्व में इसको यूज करते हैं। गेट वाल्व, गेट वाल्व क्या है, तो फ्लो इज एक्सियल पाइप, लोअर प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप भी इसमें लो है। इट इज नॉट रिकमेंडेशन फॉर थ्रोटलिंग द फ्लो, मतलब जहां पे अभी हमने ग्लोब वाल का बात किया वैसे वाल का जगह जरूरत है वहां पे हम यूज नहीं कर सकते। जयमीन सर प्लीज म्यूट कर दीजिए आप, प्लीज सर म्यूट कर दीजिए। ओके, गेट वाल यहाँ पे हमने बात किया कि चलो यहाँ पे ये जो गेट वाल है वो आइसोलेशन वाल है, ठीक है। बॉल वाल का बात किया वो भी आइसोलेशन वाल है। ग्लोब वाल का बात किया वो रेगुलेशन करना है उसके लिए है, लेकिन रेगुलेशन करने में भी आपको जहां पे इफेक्ट ज्यादा है, जहां पे प्रेशर ज्यादा है, उसके लिए हम ग्लोब वाल यूज करते हैं, लेकिन गेट वाल को ऐसा हम यूज नहीं कर सकते हैं। गेट वाल है वो प्रेशर भले ही ड्रॉप करता है, लेकिन थ्रॉटलिंग जहां पे प्रोसेस है वहां पे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। बटरफ्लाई वाल आपने देखा होगा, जब आप गांव में, देखो मैं तो गांव से पला बड़ा हूं, मैं फार्मर का एक सन हूं, तो मुझे ये, मैं जब फार्म में जाता हूं तो क्या होता है, वो बटरफ्लाई होता है, देख रहे हैं आप। बटरफ्लाई जब बैठता है कोई जगह पे तो उसकी दो जो उसके विंग है उसको क्लोज कर देता है। फिर क्या होता है, जैसे ही वो फ्लाई करने लगता है वैसे वो विंग को खोलता है, तो वैसा ही ये बटरफ्लाई वाल है। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर लो प्रेशर एप्लीकेशन, इट मे बी यूज्ड कंट्रोल द रेगुलेशन ऑफ फ्लो। आपको कैसे कंट्रोल करना है उसके हिसाब से, अगर आपको थोड़ा ही प्रेशर जाने देना है, थोड़ा ही फ्लूइड जाने देना है एक साइड से दूसरी जगह, तो उसका विंग जो है उसको थोड़ा ज्यादा खोलिए। अगर और थोड़ा ज्यादा जाने देना है तो उसका कम खोलिए। अगर आपको पूरा पूरा फ्लूइड को कुछ भी रोकना नहीं है तो वो विंग को उसका बंद कर दीजिए। ऐसे बटरफ्लाई जैसा होता है हमारे जो फार्म में रहता है, हमारे जो ट्री में रहते हैं, वैसा ही उसका काम है। बटरफ्लाई बैठता है तो उसका पूरा विंग क्लोज हो जाता है, और जैसे ही बटरफ्लाई उड़ता है तो उसका विंग लंबा सा कर देता है। वैसा ही एक सिस्टम है यहाँ पे, वैसा ही ये काम करता है, नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ओके, वो रेगुलेशन करता है, रेगुलेशन ऑफ फ्लो। वो कैसे, तो कि हमको जैसे चाहिए थोड़ा ही, देखो एक जगह से प्रेशर आ रहा है, बीच में वाल्व है, हम लोग चाहेंगे कि हमको थोड़ा ही कम, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है या जो भी है, हमको कम प्रेशर वाला चाहिए या कम फ्लूइड चाहिए एक लाइन में, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कम खोलेंगे या फिर उसको पूरा ओपन करेंगे तो पूरा फ्लूइड ट्रांसफर होगा, थोड़ा और क्लोज करेंगे तो थोड़ा कम फ्लूइड ट्रांसफर होगा, और थोड़ा क्लोज करेंगे तो और कम, और एकदम क्लोज कर देंगे तो पूरा बंद होने का चांस है, ऐसा मतलब बंद हो जाएगा फ्लूइड, ऐसा। चेक वाल एंड नॉन रिटर्न वाल, अभी हमने देखा कि वो नॉन रिटर्न वाल, ठीक है। चेक चेक वाल है वो नॉन रिटर्न वाल है, मतलब एक जगह से, एक फ्लूइड में से अगर वाल्व बीच में आया तो दूसरी जगह पे फ्लूइड जाएगा, लेकिन वो फ्लूइड अगर उस साइड पे प्रेशर ज्यादा हो गया तो दूसरी साइड में भी जा सकता है, ये सब आइसोलेशन और रेगुलेशन में। लेकिन नॉन रिटर्न वाल्व में ऐसा नहीं है, एक बार फ्लूइड चला गया अंदर से, फिर दूसरी साइड से दूसरी साइड में आना है तो वो वापस आ नहीं पाएगा। जो फ्लूइड जहां से निकल गया वो फ्लूइड फिर वो निकल ही जाएगा, फिर वो उसको हम रिटर्न लाना चाहेंगे तो वहां पे वैसा वाल्व फिटअप करते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व, इसके लिए उसको बोलते हैं चेक वाल्व। चेक वाल्व सिंगिंग चेंज, ओके, स्विंगिंग चेक वाल्व बोलते हैं। दिस वाल्व अलाउ फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। देखो क्लियर बात है, यहाँ पे वन डायरेक्शन में ही वो फ्लो करवाता है, रिटर्न डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेक वाल हो गया, नॉन रिटर्न वाल हो गया। टेस्टिंग ऑफ पाइपिंग सिस्टम, ऑलरेडी ये सब चीज, टेस्टिंग ऑफ पाइपिंग सिस्टम हमने बात किया था कहां पे, ASME B30 1.3 में पूरा 2 घंटे का लेक्चर लिया था हाइड्रो एग्जामिनेशन एंड न्यूमेटिक टेस्ट में, ठीक है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं लिखा है उसके बारे में, तो थोड़ा हम देख लेते हैं। पाइपिंग सिस्टम कैन बी टेस्टेड फॉर लीक टाइटनेस। देखो हम लोग जनरली हाइड्रो क्यों करते हैं, कुछ हमको शौक है इसके लिए हम हाइड्रो नहीं करते, हम लोग लीक टाइट प्रूफ चेक करने के लिए, हमारा प्रेशर वो है वो सस्टेन कर सकता है हमारा पूरा कंपनी का बॉडी, हमारा पूरा प्रोजेक्ट, उसके लिए किधर भी फट जाएगा तो क्या होगा, वो फटेगा, उसके बगल वाला फटेगा, उसका इफेक्ट की वजह से तीसरा फटेगा, पूरा ब्लास्ट ना हो जाए, उसी की वजह से पहले से ही हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी हम इंश्योर कर लेंगे कि इसमें कुछ कांड तो नहीं हो गया ना, कुछ बिल्डर ने कांड कर दिया नहीं है, कुछ इंस्पेक्शन में कुछ छूट गया है या फिर कुछ लगाना भूल गए हैं, ऐसा तो कुछ हो नहीं गया ना, उसकी वजह से हम पहले से ही हाइड्रो टेस्ट कर लेंगे तो कि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो आगे होने में। ओके, हाइड्रो टेस्ट वो खाली इतना नहीं है, न्यूमेटिक टेस्ट भी करते हैं। पाइपिंग सिस्टम
can be tested for leak tightness and pressure integrity by hydro test and pneumatic test method. आप हाइड्रो टेस्ट भी कर सकते हैं, न्यूमेटिक टेस्ट भी कर सकते हैं। हाइड्रो टेस्ट का प्रेशर कैसे होता है, इज इक्वल टू 1.5 टाइम ऑफ डिजाइन प्रेशर इनटू ट्रेस वैल्यू एट टेस्ट टेम्परेचर डिवाइड बाय ट्रेस वैल्यू एट अ डिजाइन टेम्परेचर। उसका एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात किया है, इसके लिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं 2031.3 में ये सब चीज समझाया है। दो टाइप के हाइड्रो टेस्ट रहते हैं, एक 1.5 टाइम ऑफ डिजाइन प्रेशर और एक जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसमें हम लोगों को ये फॉर्मूला यूज करके हमको हाइड्रो टेस्ट प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट ड्यूरेशन जनरली क्या होता है, 10 मिनट तक हमको टेस्ट ड्यूरेशन रखना है, होल्ड रखना है। कोई भी अंदर फ्लूइड है वो उसको, और टेस्ट मीडियम हम किसको यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे। अगर फ्रीजिंग वाला है जैसे रशिया में, तो रशिया में तो घंटा भी वाटर हम यूज नहीं कर सकते, साला पानी डालेंगे तो तुरंत आइस हो जाएगा। समझ रहे ना, वहां पे टेम्परेचर लो है, तो उसके लिए वहां पे ऐसा मीडियम यूज करो कि वो लो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो, और इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीजिंग एग्जिस्टिंग द फ्लूइड में बी यूज्ड, वहां पे आपको दूसरा अलग टाइप का फ्लूइड आपको यूज करना चाहिए। ओके, अभी टेस्ट ड्यूरेशन, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 10 मिनट ही क्यों रखा। भाई 10 मिनट ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ 10 मिनट मैंने ऐसे भी हाइड्रो किया है, 10 मिनट तक बॉय होल्ड किया है मैंने, ऐसे भी हाफ आवर्स का भी, 1 आवर्स का भी, 2 आवर्स का भी, और 12 आवर्स का और 24 आवर्स का भी हाइड्रो हमने होल्ड करके रखा है और इंस्पेक्शन किया है। आईबीआर में 24 आवर्स कुछ हेडर का रखते हैं, 12 आवर्स कुछ हेडर का रखते हैं, तो ऐसा भी सिस्टम है। तो हाइड्रो में आपका प्रोसीजर जो बोलता है उसके हिसाब से आपको होल्डिंग रखना है, लेकिन जनरली हम लोग 10 mm से 10 मिनट से ज्यादा रखते हैं, 30 मिनट तक रखते हैं जनरली। अभी तो एवरेज 30 मिनट लोगों का हो गया है, लोग 30 मिनट तक रखते हैं। न्यूमेटिक टेस्ट का हमको कितना रखना है, 1.1 टाइम्स ऑफ डिजाइन प्रेशर इनटू ट्रेस वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिवाइड बाय ट्रेस वैल्यू ऑफ डिजाइन टेम्परेचर। ऐसा करके हमको न्यूमेटिक टेस्ट कितना रखना है वो डिसाइड करना है। टेस्ट मीडियम उसमें जनरली हमारा एयर होता है। ठीक है, उसको भी हम लोग जनरली 10 मिनट तक रखते हैं, 10 मिनट से ज्यादा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आके चेकलिस्ट फॉर हाइड्रो टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि हाइड्रो टेस्ट गए, थर्ड पार्टी को ऑफर हुआ, चलो जाके देख लेता हूं कुछ लीकेज है नहीं ना, ओके क्लियर हो गया, जाओ साइन कर देता हूं। ऐसा नहीं मेरे भाई, उसका कम से कम गेज सही है कि नहीं वो देखो, उसका सक्सिम में कुछ ड्रॉपेज हाथ लगा के आपको देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, अपना प्रोफेशनलिटी की वजह से वहां पे ये हाथ भी नहीं लगाते हैं, मेरा हाथ का वेस्ट होगा, प्रॉब्लम होगा। अरे भाई जब आप हाइड्रो चेक करने जाते हैं तो आप हैंडग्लोव्स पहनो, हैंडग्लोव्स पहन के आप सभी जगह पे जहां पे लॉन्ग सिम है वहां पे आपका हैंड को घुमाना है आपको। लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस गल्फ में ही होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है। तो हम लोगों को ये सब चीज इंप्रूव करना है मेरे भाई, कि भाई हम लोगों को ऐसे, यहाँ पे चेकलिस्ट कुछ दिया है मैं कॉमन, वो सब चीज बात कर लेते हैं। कंप्लीटेशन ऑफ वेल्डिंग ऑफ प्रेशर पार्ट, आपका प्रेशर पार्ट जितना भी लगाना है वो सब चीज क्लियर हो जाना चाहिए। फिर एक प्रेशर पार्ट बच गया है, मुझे हाइड्रो करके दो, मुझे बहुत अर्जेंट है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। समझ रहे ना आप? तो ये सब चीज आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको पूरा प्रेशर पार्ट लगा के रखना है। ऑल लॉन्ग सिम एंड शॉर्ट सिम आर मेड विजिबल फॉर द इंस्पेक्शन। कभी कभी क्या होता है पता है, लोग है ना उसके ऊपर टैप लगा देते हैं, मास्किंग टैप लगा देते हैं, या फिर कुछ लोग वहां पे पेंटिंग पहले से ही पेंटिंग में रहता है, तो वो सब चीज निकालना है। पेंटिंग भी अगर हुआ है तो पेंटिंग भी निकालना है। एकदम लॉन्ग सिम शॉर्ट सिम जहां पे जॉइंट है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, वहां पे पेंटिंग का लेयर भी कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग वहां पे पेंटिंग जानबूझ के लगा देते हैं वहां पे। कभी कभी क्या होता है, देखो मैं ये सब चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वही मैं बोल रहा हूं। ऑयल लगा देते हैं लोग, क्या कहते हैं, वहां पे शिपेज होता है ना, लॉन्ग सिम में शॉर्ट सिम में शिपेज होता है, थर्ड पार्टी तरीके हिसाब से हम लोग इंस्पेक्शन करने जाते हैं, तो क्या करते हैं वहां पे ऑयल का थोड़ा ड्रॉप लगा देते हैं। समझ रहे हैं? तो ऑयल का ड्रॉप की वजह से क्या होगा, वहां से पानी निकला कि नहीं निकला हमको पता नहीं चलेगा, वहां से ड्रॉप होकर सीधा नीचे गिर जाएगा। तो क्या होगा, वहां पे काला काला जो ऑयल का ग्रीस है वो लगा देंगे, तो वहां पानी भी रहेगा तो हमको पता नहीं चलेगा। उसी की वजह से लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। ओके, कंप्लीशन ऑफ ऑल एनडीटी। कभी कभी हाइड्रो करने के चक्कर में गए और साला आरटी बाकी है, आपका लॉन्ग सिम का आरटी बाकी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा एज पर आईटीपी, मैंने डिस्कस किया था कि प्रेशर वेसल जो रहता है या पाइपिंग रहता है उसका आईटीपी डिस्कस किया है, 2 घंटे का सेशन लिया है ऑलरेडी, यूट्यूब में डाला हुआ, उसमें सब चीज किया है, कब आपको न्यूमेटिक करना है, कब आपको लॉन्ग सिम का आरटी लेना है, कब आपको शॉर्ट सिम का आरटी लेना है, सब चीज एकदम डेप्थ में बात किया। तो आपको पूरा एनडीटी क्लियर होना चाहिए। ओके, गास्केट एंड गास्केट सेटिंग,
आर चेक्ड फॉर एनी डैमेज। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी मैं बोला था, अगर गास्केट में भी कुछ डैमेज है, अगर आपका फ्लैंज के आपका फेस है वहां पे भी कुछ डैमेज है, तब वहां पे सीपेज होने का या फिर वहां पे लीकेज होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको वहां पे भी ये सब चीज क्लियर देखना है। इक्विपमेंट विच इज नॉट बी टेस्टेड शेल बी आइदर डिस्कनेक्टेड और आइसोलेटेड। कभी कभी क्या होता है, मैंने पहले भी बोला कि कुछ टाइप के ऐसा चीज रहता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बोलूं, एक मिनट में यहाँ पे ऑलरेडी फ्लो मीटर ऐसा करके दिखाया था, मैं उस टाइम पे ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं घुसा था, मैं एक मिनट दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा चीज रहता है जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन चीज आपने लगा दिया है, कुछ ऐसा है कि आपका जो ऑलरेडी कास्टिंग होके आया है और वो लगा दे रहे हैं, आप फ्लो मीटर लगा दे रहे हैं, तो वो सब चीज को आपको जनरली निकाल देना है, क्योंकि वो डैमेज होने का चांस है। ठीक है, इसके लिए हम लोग निकाल के फिर हम क्या करते हैं, उसको देखो यहाँ पे लिखा है स्टैनर, तो स्टैनर को हमको निकाल देना है। फिर हाइड्रो में आप स्टैनर घुसा देंगे तो स्टैनर को फाड़ देगा मेरे भाई, पूरा बहुत कॉस्टली आता है। ट्रैप जितने हैं उसको निकाल देना चाहिए हाइड्रो करने के टाइम। बेलो आपने लगाया तो हाइड्रो करने के टाइम वो बेलो को निकाल देना चाहिए। वो सब चीज को आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ पता नहीं है और आप सुधा एज अ फ्रेशर हाइड्रो चेक करने पहुंच गए, वो जो हाइड्रो करने वाला मैन्युफैक्चरिंग पार्टी है वो भी फ्रेशर है और स्टैनर वहां पे लगाया हुआ है, तो फाड़ देगा वो चीज। इसके लिए एक्सपीरियंस लोगों का बहुत वैल्यू बढ़ जाता है कि भाई हाँ ये सब चीज उसको पता है, कि उसकी वजह से फिर जाके पहले वही देखेगा कि भाई कुछ जो अनवांटेड थिंग है उसको निकाला है ना हाइड्रो में, कुछ ऐसा नहीं है ना कि वो स्टैनर लगाया हुआ है, बेलो को लगाया तो बेलो तो वहां से एसएस का बेलो है वो तो फट जाएगा, तो ऐसा भी होने का चांस है। इसकी वजह से आपको ये सब चीज देखना है। ओके, हाइड्रो में ये सब चीज हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर सर एक क्वेश्चन है यस सर, यस सर, वो जो हाइड्रो टेस्ट हो रहा है ना यस सर, उसका ओल्डिंग छोड़ दिया लेकिन पूरा पाइप में पेंट कर दिया, वो भी नहीं चलेगा सर? क्या 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 सर? हाइड्रो टेस्ट होगा, हाँ खाली ओल्डिंग ज्वाइन है, उधर में पेंटिंग नहीं है, बाकी पूरा में पेंटिंग हो गया, वो भी सर नहीं चलेगा हाइड्रो टेस्ट में? देखो, नहीं तो ओके ओके ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। देखो कोड में है ना उसके बारे में कुछ नहीं दिया है, लेकिन कोड में ये सब चीज दिया है कि हाइड्रो इंस्पेक्शन करने के टाइम पे आपका लॉन्ग सिम सक सिम जहां पे जॉइंट लगाया हुआ है वहां पे कोटिंग, पेंटिंग और ऑयल एंड ग्रीस वो सब चीज निकालना है, डस्ट वो सब चीज निकालना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, चलो मैं आपका एक प्रैक्टिकल एग्जाम दे देता हूं। आप शट डाउन करने जा रहे हैं, ठीक है, शट डाउन में तो क्या होता है, पूरा इक्विपमेंट तो पेंटिंग होता है, ठीक है ना। शटडाउन में आप जाएंगे तो वो वहां पे तो पूरा पेंटिंग है, तो उस टाइम पे आप वहां पे भी हाइड्रो करना है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे, तो क्या आप पूरा है उसको पहले ब्लास्टिंग करवाएंगे? ऐसा जरूरत नहीं है सर। तो आपको खाली लॉन्ग सिम एंड सक सिम जो जहां पे जॉइंट है वो क्लियर करना जरूरी है। बाकी सब चीज है वहां पे आप थिकनेस से वेरीफाई कर सकते हैं, थिकनेस आप वेरीफाई कर लीजिए, उसके भी अलग अलग मेथड है। यूटी करना है, आप पूरा शेल का यूटी कर सकते हैं अगर यूटी करना है तो। फिर या आपको ऐसा पॉसिबल है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई कुछ शटडाउन में तो क्या होता है, लीकेज बेस मेटल से भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे हीट एक्सचेंजर है, बहुत सारे वेसल है, उसमें जहां पे फ्लैंज जॉइंट रहता है वहां पे हीट अफेक्टेड जॉइंट रहता है वेल्ड मेटल का, उसके जस्ट बगल में वहां पे कोरोजन की वजह से, वेल्ड डीके की वजह से वहां से फटने का चांस है। तो वहां पे आपको थिकनेस वेरीफाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपने हाइड्रो चेक किया, फिर वो इंस्टॉल करने के टाइम पे आपने हाइड्रो चेक किया, तब आपको ये सब चीज वहां पे जरूरत नहीं है। लॉन्ग सिम में और सक सिम जहां पे जॉइंट लगाया है वो जॉइंट वेरीफाई करने के लिए वहां से पेंटिंग, ग्रीस, ऑयल, डस्ट वो सब चीज निकालना जरूरी है। वहां पे आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, वहां पे आप चलेगा ही नहीं, लेकिन ये सब चीज में आप चला सकते हैं। ओके, दूसरी बात, चलो आप एक फैब्रिकेशन शॉप में है, गलती से हाइड्रो करना भूल गए और हमने पूरा जॉब को पेंटिंग ब्लास्टिंग कर दिया, फिर पता चला अरे यार हाइड्रो तो बाकी था यार, हम हाइड्रो करना तो भूल गए, तो वो सब चीज नहीं चलेगा। वहां पे आपको बेस मेटल का भी हाइड्रो निकालना जरूरी बन जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे आपको बेस मेटल में भी पेंटिंग ब्लास्टिंग कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना सर? एकदम सिंपल फंडा है, कुछ नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इक्विपमेंट विच आर नॉट बी टेस्टेड शेल बी आइदर डिस्कनेक्टेड और आइसोलेटेड। तो आपको डिस्कनेक्ट करना है, फिर आप वो दूसरा चीज का जो मैंने अभी बोला स्टैनर है वो रखेंगे तो वो फाड़ देगा, ठीक है। इसके लिए आपको ये सब चीज नहीं चलेगा। रेज द प्रेशर टिल 50
50% ऑफ द टेस्ट प्रेशर। अभी देखो, अभी बहुत सारा लोग, पहले क्या था, हाइड्रो ऐसे ही चढ़ा देते, चलो मेरा 100 kg का हाइड्रो है, तुरंत हाइड्रो चढ़ा दो, 100 kg सीधा ला दो, क्योंकि हमारे पास तो हाई प्रेशर वाल्व है, इसके लिए तो हम चढ़ा देंगे। तो ऐसा नहीं, आपको सबसे पहले आप हाइड्रो करते हैं तो वर्किंग प्रेशर आता है, वहां तक आपको हाइड्रो को कुछ समय तक होल्ड करना है। फिर वर्किंग प्रेशर के बाद फिर आप हाइड्रो चढ़ाते हो तो आपको ग्रेजुअली चढ़ाना है। फिर आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 घंटे में सीधा ऊपर तक चढ़ा दिया, पूरा हमारा प्रेशर 700 kg पर सेमी स्क्वायर था तो 1 घंटे में हमने 700 kg पर सेमी स्क्वायर तक ला दिया, ऐसा नहीं। आपको हर 5 मिनट में 10%, हर 5 मिनट में 10%, प्रेशर का 10%, ऐसा करके धीरे 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 हाइड्रो को चढ़ाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? चलो आपने 100, आपका 700 kg पर सेमी स्क्वायर का आपका प्रेशर है, ठीक है, आपने यहाँ पे पंप घुसाया, वो पंप आपका स्टैंडर्ड है। पंप कैसा है आपके पास, मैं आपको पंप का भी बोल देता हूं कैसा रहता है पंप। हाई प्रेशर पंप है, ठीक है, हाई प्रेशर पंप है आपके पास। तो हाई प्रेशर पंप आप लगाएंगे तो क्या होगा, तो सीधा वो तो क्या होगा, सीधा प्रेशर को एकदम सीधा इंक्रीज करेगा, तो सीधा आपका 1 घंटे में 700 आ जाएगा। तो मेटल के अंदर क्रैक होने का चांस है, क्योंकि सडनली आप उसको प्रेशराइज में ला रहे हैं। समझ रहे हैं ना सर? क्या होगा जब आप प्रेशर डालेंगे, आप एक प्रैक्टिकल में एग्जांपल ले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जब वेसल होता है उसमें अंदर पानी नहीं भरा है, उस टाइम पे आप सीएफ चेक करिए वेसल का, फिर पानी भर देते हैं, उसके बाद सीएफ चेक करिए, फिर वर्किंग प्रेशर आता है, उसके साथ जब प्रेशर डाल देते हैं आप, प्रेशर वर्किंग में ले देते हैं, तो उस टाइम पे आप सीएफ चेक करिए। और आप जहां हाइड्रो प्रेशर है उस टाइम पे आप सीएफ चेक करिए, सभी का सीएफ अलग अलग आएगा। हाइड्रो का प्रेशर एकदम हाई सीएफ आएगा, वो थोड़ा मेटल है ना, थोड़ा फूला हुआ लगेगा आपका, ठीक है। तो उसका रीजन ही यही है कि मेटल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है मेरे भाई। हाइड्रो टेस्ट है वो जनरली हमारा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, आप चीज याद रखिए। लोग ऐसा सोचते हैं कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, वो सब चीज क्या है? तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो रहता है वो हमको मेटल को तोड़े बिना ही हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं वैसा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है मेटल को तोड़ के, जैसे इंपैक्ट टफनेस, टेंसाइल, बेंड टेस्ट, वो सब चीज रहता है, वो ऐसा रहता है कि इसमें हमको मेटल को तोड़ना पड़ता है। तो हाइड्रो में भी अगर ब्लास्ट हुआ तो वो तो डिस्ट्रक्ट हो गया ना, टूट गया ना मेटल, हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट था वो टूटा ना, इसकी वजह से उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में भी हाइड्रो टेस्ट को गिना जाता है। ओके, सीएफ क्या है? सीएफ जो है वो सरकमफ्रेंस है, प्रेशर वेसल का पूरा सरकमफ्रेंस हम जब चेक करते हैं तब क्या होगा, हमारा सरकमफ्रेंस हम मीटर में, देखो हम लोगों को ओडी आईडी ऐसा ही पता रहता है, पाइप का ओडी आईडी, लेकिन सीएफ के अंदर अगर एक प्लेट है, अगर एक पाइप है, उसको बीच में से हम काटेंगे, काट के फिर उसको एक पपड़ी जैसा एक लंबा प्लेट बनाएंगे, तो उसका लेंथ होता है ना, उसको आप सीएफ समझ लो, ठीक है। एक पाइप है 24 इंच का, उसको बीच में से काटो, फिर उसको सीधा कर दो, फिर उसका सीधा करने के बाद उसका लेंथ मेजर करो, तो वो हो गया उसका सीएफ। तो सीएफ ऐसा उसको बोलते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोल दिया, लेकिन सीएफ के बारे में अगर समझाया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण है, इसके लिए मैं पूरा सीएफ का पीपीटी आपको देगा, आपको चाहिए तो, लेकिन अभी मैं इतना टाइम नहीं है, मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं। ओके, इंक्रीजिंग 10। हेलो सर, किसी का आवाज आ रहा है, प्लीज सर म्यूट कर दीजिए। राहुल सर प्लीज। सर मैं ना लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेगा, मेरे को ये क्लोज करना है सर, 2 घंटा हो गया है, फिर भी अभी तक हमारा जहां पे अभी 5-6 स्लाइड बाकी है, थोड़ा कर लेते हैं जल्दी जल्दी सर। ओके, स्टॉप पंपिंग इन 5 मिनट आफ्टर ईच इंक्रीमेंट ऑफ 10% ऑफ रेज द प्रेशर। आपको 10% रेज हो गया है, फिर 5 मिनट तक पंप को बंद करना है, फिर पंप को स्टार्ट करना है, फिर 10% इंक्रीज हो गया प्रेशर, फिर पंप को बंद करना है। ऐसे करके आपको हाइड्रो चढ़ाना है। लेकिन आजकल क्या है, जल्दी लेने के चक्कर में, मैनेजर मेरे ऊपर फोर्स मारने के चक्कर में 2 घंटे में तो हाइड्रो प्रेशर आ जाता है और 1 घंटे में टीपीआई चेक करके साइन स्टैम्प करके निकल जाता है। तो ये सब चीज टोटली गलत है, एज पर कोड का ये वायोलेशन है। कोड का वायोलेशन में आपको पूरा हाइड्रो टेस्ट का एक करेगा, उसमें ये सब चीज समझाएगा। हाइड्रो टेस्ट का मेरे पास 64 पेज का पीपीटी में बनाया हुआ है, तो वो 64 पेज समझाएगा कि गेज कैसे लगाना है, कहां लगाना है, हाइड्रो प्रेशर कैसे डिसाइड करते हैं, नीचे में कितना हाइड्रो प्रेशर का गेज रहता है, ऊपर में गेज का साइज कितना रहे, 150 mm क्यों गेज का साइज रखते हैं, अंदर का जो लिमिट है गेज का 1.5 टाइम टू 4 टाइम्स क्यों होता है, आईबीआर में 2 to 4 टाइम्स क्यों है, लेकिन एएसएमई में 2.5 टाइम्स टू 4 टाइम क्यों है, सेक्शन 2C में हमारा 2 to 4 टाइम्स क्यों दिया
दिया है, ये सब चीज में पूरा पूरा कोड के साथ डिस्कस करेगा। लेकिन मेरे भाई अभी आप इतना समझ लो बेसिक कि इफ एनी लीकेज इज ऑब्जर्व्ड थ्रू द गास्केट कनेक्शन, रिपीट द टेस्ट आफ्टर द डीप्रेशराइज्ड द सिस्टम। कुछ लोगों का फोन आता है कि सर मेरा गास्केट में से लीकेज है थोड़ा बहुत, क्या करें? देखो इसके लिए आपको प्रोसीजर देखना है, आपकी प्रोसीजर में सीपेज एक्सेप्ट है कि नहीं है। हर 2 मिनट के अंदर 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप आपका जनरली स्पेसिफिकेशन में लिखा रहता है कि अगर गास्केट में से लीकेज आता है, अगर आपका ब्लाइंड में से लीकेज आता है, तब आप इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा अगर प्रोसीजर में नहीं है तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रोसीजर में नहीं है तब तो आपको पूरा वापस पानी क्लोज करना पड़ेगा या फिर पानी को स्टॉप करना पड़ेगा, हाइड्रो को रिलीज करना पड़ेगा, फिर आप वहां पे जो लीकेज हुआ है वो रूट कोज फाइंड करना पड़ेगा, वो रूट कोज का क्लियर करना पड़ेगा कि कहां से क्यों। गास्केट फटा हुआ नहीं लगा दिया ना, गास्केट में कुछ कांड हुआ ऐसा नहीं लगा दिया ना, हमारा फ्लैंज है उसमें कुछ फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है उसके लिए नहीं लगा दिया ना, वैसा। ओके आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट ऑफ इनलेट प्रेशर गेज। ओके उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो जनरली क्या होता है, यहां पे देख रहे हैं आप टू ड्रेन, ये ड्रेन है, ये नीचे का गेज है, ये ऊपर का गेज लगाया है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर से हम ये हमारा कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हम पंप लगाएंगे ड्रेन कनेक्शन में, यहाँ पे हम वाल्व लगाएंगे, यहाँ पे प्रेशर गेज लगाएंगे। ऐसा एज पर आईबीआर में समझा रहा हूं, ठीक है। एज पर आईबीआर ऐसा हम कनेक्शन करते हैं। ओके अभी अरेंजमेंट इन आउटलेट में हम कैसा गेज फिटअप करेंगे? तो एकदम लास्ट में हमको गेज फिटअप करना है। यहाँ पे कपलिंग रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर बार रहेगा। देखो ये सब चीज मनीफोल्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। मनीफोल्ड एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हाइड्रो प्रेशर में। मनीफोल्ड जब हम बनाते हैं तब हम प्रॉपर तरीके से बनाना है। कभी कभी 10% ऑफ मनीफोल्ड का आरटी भी रहता है, इसमें जो बट वेल्ड रहता है, फिलेट जॉइंट रहता है, वो सब का हमको करना जरूरी है। फटा उसके अगल बगल में कोई आदमी है वो मर गया तो इसके लिए मनीफोल्ड का सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओके इंपॉर्टेंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू तो इसमें ज्यादा मैं ले नहीं रहा हूं, अभी मेरा गला भी थोड़ा वो हो गया है। ईल्ड का भी थोड़ा मैं समझा सकता हूं कि 60 जनरली हम 1.5 टाइम्स सी हाइड्रो क्यों लेते हैं। उसका रीजन ये है कि भाई 60% हमारा ईल्ड होता है उसमें, अदरवाइज 1/3 बाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग उससे 1.5 गुना लेते हैं। 1.5 गुना लेने से फायदा ये है हमारा कि हम लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम मटेरियल में थोड़ा बहुत भी होता है तभी वो रेजिस्ट कर लेता है। इसकी वजह से हम लोग हाइड्रो का प्रेशर 1.5 टाइम्स लेते हैं। ओके ये ऑलरेडी मैं बहुत सारा चीज समझाया हुआ है, लेकिन अभी ज्यादा इसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूं। रीजन ये है अभी मेरा गला भी वो हो गया है। अभी पाइपिंग फैब्रिकेशन जनरली कटिंग होता है, बेंडिंग होता है, फॉर्मिंग होता है और वेल्डिंग होता है। कटिंग में हम लोग जनरली गैस कट से भी करते हैं, फ्यूल गैस कटिंग से भी करते हैं, और बेंडिंग हॉट बेंडिंग, कोल्ड बेंडिंग, फॉर्मिंग भी अलग तरीके से होता है। और वेल्डिंग हम सब लोगों को पता ही है, पाइपिंग का फैब्रिकेशन वेल्डिंग से होता है, एक पाइप से दूसरा पाइप वेल्डिंग मारना है, तो वो सब चीज की वजह से, ठीक है। और देखो ओवालिटी भी आता है, पाइप में रिंकल होता है, और हमारा ट्यूब है उसमें भी रिंकल आता है। वो सब चीज के बारे में एक अलग से मैं क्लास करेगा ऐसा है तो। और ओवालिटी कितना परसेंट एक्सेप्ट एज पर कोड 1% ऑफ आईडी या 5 mm मैक्सिमम ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी आप 8% ऑफ इंटरनल प्रेशर, 3% ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर से हिसाब से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे ए दिखाया है वो थोड़ा रिंकल एंड बकलिंग हो गया है, वो भी हमारा एक्सेप्ट नहीं है। वो भी कितना डेप्थ तक जाएगा तब एक्सेप्ट है, उसका भी मैं कभी एक अलग से सेशन करेगा। कोल्ड बेंडिंग ऐसा होता है, हॉट बेंडिंग ऐसा होता है। और थैंक यू वेरी मच, मैं आशा करता हूं आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। मैं 2 घंटे का सेशन था इसके लिए मैं जल्दी फिनिश किया है। कुछ चीज समझाया नहीं है, कुछ चीज समझाया है, कुछ चीज में हम डेप्थ गए हैं। ओके और किसी को अभी क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन के लिए छोड़ देता हूं। किसी को जो भी अगर किसको भी अच्छा लगेगा ये सेशन तो रिव्यू जरूर दीजिए मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे 9737177783 में। आप ये सेशन अगर यूट्यूब में मैं अगर टाइम मिलेगा तो यूट्यूब में डाल देगा तो यूट्यूब में भी जाके देखेंगे, लेकिन वह थोड़े दिन रुकेगा उसके बाद में डालेगा ये सेशन को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ सब लोगों को ये प्रेशर वेसल एंड पाइपिंग फिटिंग्स में बहुत सारा चीज समझ में आया होगा। ये पीपीटी मिल सकता है उसका? पीपीटी श्योर सर, पीपीटी मिलेगी। लास्ट का जो किया है उसका भी पीपीटी में दिया है।